व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमताम् मानव्याहति कैतवा वनमनादिशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम् भगवत्यै नमः। चलिए आगे बढ़ा जाए। जी जी, हम लोगों ने मंगलाचरण में विचार कर लिया और अनुबंध चतुष्टय में भी विचार कर लिया। क्या है अनुबंध चतुष्टय, क्या बताए? विषय अधिकारी संबंध प्रयोजनानि। हाँ ठीक है ना, ये चार अनुबंध है। अनुबंध सामान्य का लक्षण क्या बताया? अनुबंध, हाँ, ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम ये कर दिया, ठीक है ना। और ये कौन प्रकृत ग्रंथ में प्रयोजन अधिकारी विषय ये सब कौन कौन है? क्या है अनुबंध चतुष्टय प्रकृत ग्रंथ का? हाँ, प्रकृत ग्रंथे विषयः वैयाकरण सिद्धान्ताः एव विषयाः। वैयाकरण सिद्धांत जिज्ञासुः अधिकारी, वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानम प्रयोजनम एवं ज्ञेय ज्ञातृ भाव संबंधः। किसका किसका? ज्ञेय और ज्ञातृ का, मतलब ग्रंथ का और तदध्येता का। हाँ, उसके तदध्येता का, ठीक है ना। हाँ हाँ। और ग्रंथ का और विषय का यदि देखना हो तो कौन संबंध होगा? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध हो जाएगा। ठीक, चलिए यही सब हो गए। अनुबंध चतुष्टय में विचार हम लोगों ने कर लिया। अब आगे बढ़ा जाए इससे। जी चलिए, तो क्या लिख रहे हैं, पढ़ो, कहाँ से है? स्फोट निरूपणम तत्र वर्ण पद वाक्य भेदेन स्फोट स्त्रिधा। हाँ, देखिए मंगलाचरण करने के बाद तुरंत चालू कर रहे हैं स्फोट स्त्रिधा करके, है ना। स्फोट का सीधे निरूपण चालू कर रहा है। हाँ। अब देखिए यहाँ पर सीधे पहली तो बात सीधे भेद बताना चालू कर दिया कि इतने प्रकार के स्फोट है, ये है। अब स्फोट क्या है ये तो पता नहीं है और सीधे भेद चालू कर दिए। तो यहाँ पर वो चूंकि कुछ बताया नहीं, क्योंकि स्फोट के लिए एक संपूर्ण प्रकरण ही आगे जाके रखा गया है, स्फोट निरूपणम करके, है कि नहीं। जहाँ पर स्फोट को क्यों मानना पड़ेगा, स्फोट पदार्थ क्या है, तो अन्य अन्य तार्किकों का, नैयायिकों का, जिनका भी जो मत है वो सबका खंडन करके फिर अपना स्फोट का जो सिद्धांत है कि स्फोटः शब्दः वही वृत्ति का आश्रय है, ये सब बातें वहां पर की गई है। तो वस्तुतः विस्तृत रूप से विचार तो वहीं करेंगे, यहाँ पर केवल उस स्फोटों का परिगणन मात्र कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि जब स्फोट का वो करने ही वाले हैं तो यहाँ पर ये स्फोट का निरूपण फिर क्या है? ये सब यहाँ पर क्या करने की बात है भाई? जब स्फोट का आप अलग प्रकरण ही रखे तो वहीं पर सिर्फ सब बातें करिए। तो यहाँ पर इसलिए रख दिया शुरुआत में ही क्योंकि वैयाकरणों का मुख्य सिद्धांत स्फोट ही है, बाकी सब तो कल्पना मात्र है। लेकिन मुख्य जो चीज है वैयाकरण शास्त्र, व्याकरण शास्त्र में, तो वो क्या है? स्फोट ही है, ठीक है ना। तो आप उधर वाक्य पदीयम भी पढ़ना चालू करेंगे तो अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम करके स्फोट की ही बातें की ना शुरू से ही। तो स्फोट ही मुख्य तत्व है, तो उसी के भेद प्रभेदों का ही यहाँ पर विचार उन्होंने शुरुआत में कर दिया। बाकी स्फोट के लिए प्रकरण विशेष आगे आने वाला है, ठीक है। बात समझ में आई? शुरुआत में क्यों स्फोट लिया? क्योंकि मुख्य सिद्धांत तो बहुत सारे सिद्धांत, लेकिन उसमें मुख्य सिद्धांत यही स्फोट का ही है। तो वही उन्होंने आदि में निरूपण संक्षेप में कर दिया, नाम मात्र का संकीर्तन कर दिया कि इतने इतने स्फोट है। ठीक है। चलिए, तो ये स्फोट भेद निरूपण करने जा रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं? तत्र वर्ण पद वाक्य भेदेन स्फोट स्त्रिधा। तत्र मतलब कुत्र, तत्र से क्या समझा जाएगा? स्फोट निरूपणे। देखिए तत्र मतलब स्फोट निरूपणे, स्फोट स्त्रिधा ये तो नहीं न बनेगा।
पृथ्वी के नहीं निरूपण में पृथ्वी दो प्रकार की है, ऐसा वाक्य संगत होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। तो तत्र मतलब व्याकरण शास्त्रे, अस्तु। ठीक है। तत्र ठीक। मतलब क्या? व्याकरण व्याकरण शास्त्रे शास्त्रे। वर्ण पद वाक्य भेदेन स्फोट त्रिधा। बात समझ में आई? हाँ ठीक। यही है, तो यही कर दिया। अब यहाँ पर भी वही बात आएगी जो हमने आपको कल भी बताई थी कि अरे उसके भेद विशेष अवान्तर धर्मों की जिज्ञासा कब होगी? पहले सामान्य रूप से उस पदार्थ को जान ले तब होगी ना। जी। जैसे कल आपको एक दृष्टांत से बताया था, पृथ्वी सामान्य को आप जान ले कि भाई जो गंध वाली होती है वो पृथ्वी होती है, ये जानने हाँ के बाद आपको उसमें जिज्ञासा होगी बाद में कि वो पृथ्वी जी, कितने कितने प्रकार की प्रकार। होती है, उसके कोई भेद होते हैं कि नहीं होते, ये सब जिज्ञासाएं होगी। लेकिन जी पहले सामान्य धर्म का ज्ञान पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी जरूर। हाँ यहाँ पर भी वस्तु तो वो स्फोट निरूपण में करने वाले हैं, तो हाँ लेकिन फिर भी अब यहाँ पर उन्होंने भेदों का निरूपण किया है, तो संक्षेप में ठीक। हमको स्फोट किसको कहते हैं सरल रूप में तो जान लेना उचित है, ठीक है ना। हाँ उसी के ठीक है। बाद उसका भेद देखना, ये सब बातें देखेंगे, ठीक। तो देखिए ठीक। सबसे पहले आता है स्फोट। तो स्फोट किसको कहते हैं? तो स्फोट शब्द, शब्द को ही स्फोट कहते हैं। ये ठीक। स्फोट की क्या व्युत्पत्ति करते हैं? स्फुट्यते स्फुट्यते असौ इति। हाँ, स्फुट्यते असौ कहेंगे तो कौन स्फुट्यते असौ, कौन स्फुट्यते? शब्दः। कस्मात् स्फुट्यते, कैसे स्फुट्यते? हाँ वर्णैः। वर्णैः शब्दः स्फुट्यते, ये कहना चाह रहे क्या? देखिए नहीं। करते उसकी व्युत्पत्ति करते, देखिए ठीक उसको है। क्रम से जाएंगे, उधर भी जाएंगे। ठीक। सबसे पहले यही करिए, क्या? स्फुटति स्फोटः। अर्थः अस्मात् इति स्फोटः। स्फुटति स्फुटति अर्थः अर्थः अस्मात्। अस्मात्, मतलब स्फुटति प्रकाशते अर्थः यस्मात्, जिसके द्वारा अर्थ का प्रकाशन होता है, अर्थ का ठीक। बोध होता है, उसी को क्या ठीक। कहते हैं? स्फोट। स्फोट स्फोटः। कहते हैं, ठीक है ना। क्या व्युत्पत्ति करेंगे? स्फुटति प्रकाशते अर्थः अर्थः अस्मात् यस्मात् इति इति स्फोटः। स्फोटः शब्दः। स्फोटः शब्दः। बराबर शब्दः, ठीक है ना। तो शब्द ठीक से है। ही होता है ना अर्थ का बोध, अर्थ का जी प्रकाशन। जब जी। आप घट शब्द का वो होगा, चलिए उसको देखेंगे, अभी विस्तार से देखेंगे। तो क्या हो गया? स्फुटति प्रकाशते अर्थः अस्मात् इति स्फोटः। स्फोटः। स्फुट धातु से कौन प्रत्यय करेंगे? स्फुटति अच। अच करेंगे। प्रत्याद्यच। कर्तरि। कचाद्यच जो करता है वो कर्ता अर्थ में करता है, और हम जो व्युत्पत्ति बोल रहे हैं उसमें कौन अर्थ प्रतीत हो रहा है? स्फुटति अस्मात्। अर्थः अस्मात्, तो अस्मात् से कौन आ रहा है? हाँ पंचमी। अपादान अर्थ बोधित हो रहा है ना, हाँ हाँ अपादान हो रहा है। अब वो जो आपका अच करने वाला पचाद्यच कह रहे हैं, तो स्फोट हाँ वो। बनने के लिए बन तो जाएगा, लेकिन हाँ वो क्या हो जाएगा आपका? कर्ता में होता कर। है उसके द्वारा, ठीक है ना। ठीक है। हाँ तो किससे करेंगे फिर? तो अकर्तरी च कारके संज्ञायाम, एक सूत्र है, हाँ। अकर्तरी च रीच कारके कारके संज्ञायाम, संज्ञायाम। उसके द्वारा क्या कर दीजिए? घय प्रत्यय कर दीजिए। क्या कर दीजिए? घञ प्रत्यय। घय प्रत्यय कर दीजिए, घय का अ बचेगा। तो स्फुट धातु है ना, स्फुट विकसने, कौन स्फुट गण का है विकसन। एक बार देख लीजिएगा, ठीक। तो स्फुट ठीक। धातु से जब घय का अ मिला देंगे तो स्फुट अ, और क्या हो जाएगा? लघुपद गुण हो जाएगा ना। हाँ तो स्फोट अ मिला दीजिए, स्फोट और स्फोट। सुरुत्व विसर्ग स्फोट बराबर हाँ शब्द हो हाँ, जाएगा। हो जाएगा जी। यही कर दिया। तो इस सूत्र, कौन सूत्र के द्वारा? अपादान में घई कर देंगे, ठीक है ना। हाँ। अकर्तरी च कार्य के, कारके कर्तृभिन्न संज्ञायाम। कारक अर्थ में वो करता है, ठीक है। कर्ता अर्थ में नहीं करता, कर्ता से भिन्न जो कोई विकारक है उस अर्थ में वो घय प्रत्यय करता है। अकर्तरी च कारके, और कारके कब करता है? संज्ञायाम, तो संज्ञायाम। संज्ञा होनी चाहिए तभी करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसलिए ठीक है। उपदेश शब्द की जब सिद्धि करते हैं ना, वो उपदेश जनुनासी की, तो वहां सब बहुत बवाल उठा देते हैं मनोरमा शेखर में, कि अरे ये सब हाँ कैसे कर पाएंगे सिद्धि। तो प्रकृति में आइए, तो स्फोट शब्द जो है वो संज्ञा है कि नहीं है?
है। शब्द शब्द के लिए संज्ञा है, शब्द स्फोट के लिए शब्द, संज्ञा है। तो ये जी संज्ञा है, तो संज्ञा है तो कोई करने में आपत्ति नहीं, अपादान में गए आप कर सकते हैं। ठीक, ठीक तो है, चलिए ठीक यही है। कुल मिला के हमने स्फोट शब्द बना दिया। क्या व्युत्पत्ति कर दी? स्फुटति प्रकाशते अर्थः अस्माद् इति स्फोटः इससे क्या अर्थ लब्ध शब्दः, हो रहा है? स्फोट का मतलब क्या समझ में आ रहा है इससे व्युत्पत्ति से? जिससे अर्थ प्रकाशित हो उसी को हाँ, स्फोट कहते हैं। उसको स्फोट कहते हैं, यही अर्थ लब्ध हो रहा है ना। तो हाँ, इसी हो के रहा है। अनुसार यदि हमको स्फोट का लक्षण बनाना हो तो कैसे हाँ, बना देंगे? अर्थबोध जनकत्वम स्फोटस्य लक्षणम। क्या कर देंगे? अर्थबोध जनकत्वम स्फोटस्य लक्षणम। अर्थ का जो बोध है, ज्ञान है, उसका जनक कौन होता है? स्फोट होता है। यही स्फोट। कहा ना आपने कि हाँ, अर्थ का ज्ञान होता है जिससे, किससे? स्फोट से होता है। स्फोट से। तो इसका जी, मतलब क्या हुआ? अर्थ का जो ज्ञान है उसका ये उसका जनक जनक है, उसको वही ये स्फोट है। पैदा करता है। तो क्या लक्षण आ जाएगा व्युत्पत्ति के अनुसार देखने जाए तो? अर्थबोध जनकत्वम जनकत्वम स्फोटस्य स्फोटस्य लक्षणम, लक्षणम। यही लक्षण कर देंगे ना स्फोट का। जी, कोई पूछे जी। कि स्फोट का लक्षण क्या है तो क्या कहेंगे? अर्थबोध जनकत्वम स्फोटस्य लक्षणम। हाँ, इसका मतलब समझ रहे हैं ना। अर्थ जी, के बोध का वो मतलब का ज्ञान का जनक जो है। जो हाँ, जनक है वही स्फोट है, वही शब्द हाँ। है। ठीक हुआ। जी, अब देखिए क्या ये लक्षण यदि बना देंगे आप, तो कोई कहेगा कि पंडित जी, आपके सामने मान लीजिए कोई घट पड़ा है, घड़ा पड़ा है, आप हाँ, अपनी चक्षुरिंद्रिय के द्वारा उसको देख रहे हैं, तो आपको जी, उस घट पदार्थ का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। लेकिन उस ज्ञान का जनक कौन है? चक्षुरेंद्रिय। चक्षुरिंद्रिय है। तो जी, अर्थ ज्ञान जनकत्व किसमें गया? इंद्रिय में। तो क्या हो गया? लक्षण चक्षुरेंद्रिय किसका था? स्फोट का था, लेकिन चक्षुरेंद्रिय चक्षुरिंद्रिय में में भी चला चला गया। गया। चक्षुरिंद्रिय स्फोट है क्या? शब्द है क्या नहीं वो? है, नहीं है। इंद्रिय है, वो अलग पदार्थ है। हाँ, तो उसमें जी। लक्षण चला जाए, अलक्ष्य में लक्षण चला जाता है तो क्या कहते हैं हम? अतिव्याप्ति ही। अतिव्याप्ति हो गई। बात समझ में आई? जी, अतिव्याप्ति हुई ना। हाँ, हुई। तो अभी इस अतिव्याप्ति का वारण करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब हमने जी, जो व्युत्पत्ति की उसके अनुसार तो यही लक्षण नंबर निकल रहा है, जी। स्फुटति अर्थ असमात, हाँ, जिससे अर्थ का ज्ञान होता है उसी को स्फोट कहते हैं। तो उसी से जी। लक्षण निकाल दिया, अर्थ ज्ञान जनकत्वम जनकत्वम स्फोटस्य बुद्ध लक्षणम। लक्षणम। तो चला गया, चक्षुरिंद्रिय में अतिव्याप्ति हो गए। बात जी, समझ में आई? हाँ। तो क्या करेंगे? इसलिए यहाँ स्फोट शब्द की और एक व्युत्पत्ति भी की जाती है। ठीक है ना। स्फोट शब्द जी, की और एक व्युत्पत्ति भी साथ ही साथ में की जाती है। क्या करते हाँ। हैं? स्फुट्यते स्फुट्यते असौ इति स्फोटः। क्या कहेंगे? स्फुट्यते असौ असौ इति इति स्फोटः। स्फोटः। यहाँ पर कौन कौन अर्थ में प्रत्यय किया? भावे। भावे नहीं किया, असौ बोले है ना। स्फुट्यते इति कर्ता, स्फोटा कर्ता कहती तो तब तो बात ठीक होती। स्फुट्यते असौ एक कहा ना। हाँ, कर्तरी हुआ फिर। पर अरे स्फुट्यते अनेन स्फुट्यते। थोड़ी न कहे, स्फुट्यते असौ कह रहे। देखिए स्फुट्यते में कर्म में आया है, इसलिए कर्म उक्त होने के कारण असौ प्रथमांत बोल रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कौन अर्थ में है? कर्मणि। कर्मणि है। बात समझ में आई? जी, स्फुट्यते असौ इति स्फोटः। ठीक है ना। तो हाँ, चलिए यही ध्यान रखिएगा, स्फुट्यते असौ इति स्फोटः। तो कर्म में जब हम घय प्रत्यय कर देंगे तो स्फोटः बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक। हाँ जी। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा समझना पड़ेगा ना। स्फुट्यते असौ मतलब कैसे स्फुट्यते? तो देखिए हाँ, स्फुट्यते ध्वनि भी अभिव्यज्यते असौ इति स्फोटः। क्या कर देंगे? स्फुट्यते स्फुट्यते ध्वनि ध्वनि भी भी अभिव्यज्यते असौ इति स्फोटः। क्या कर देंगे? स्फुट्यते ध्वनिभिः अभिव्यज्यते इति स्फोटः। हाँ, तो क्या कह दिया? स्फुट्यते मतलब क्या? अभिव्यज्यते है ना, मतलब अभिव्यंजित होता है ना। किसके द्वारा? ठीक। तो ध्वनि भी, ये जोड़ दिया। ठीक। स्फुट्यते बराबर ध्वनि भी अभिव्यज्यते असौ, मतलब ध्वनि के द्वारा। जैसे आप बोल रहे, आपके मुख से कोई ध्वनि निकल रही है ना,
हाँ ये ध्वनि है ना जो आपके मुंह से अ क ट च जो निकलता है, तो उस जी ध्वनि के द्वारा वो क्या जो होता है, अभिव्यंजित होता अभिव्यंजित होता है। है। बात समझ में आई? जैसे जी आप वो घंटा बजाते हैं ना, जैसे हाँ आजकल पीरियड सिस्टम में ऐसा होता है कि 1 घंटा होने के बाद वो घंटी बजाते हैं, तो वो लोहे हाँ के पदार्थ के द्वारा क्या करते हैं, उसके साथ जब स्पर्श कराते हैं किसी बड़े लोह पदार्थ के साथ, तो क्या होता है, टन आवाज आती है कि नहीं आती है? हाँ जी तो वो क्या अभिव्यंजित होता है ना, तो उसी जी प्रकार ये स्फोटात्मक जो शब्द है वो भी क्या होता है, ध्वनि के द्वारा व्यंजित होता है। बात समझ में आई? जी क्या कर दिया, स्फुट्यते स्फुट्यते ध्वनिभिः ध्वनिभिः अभिव्यज्यते। अभिव्यज्यते असौ इति स्फोटः शब्दः। बात जी मतलब ध्वनि के द्वारा जो व्यंजित होता है, बात है ना, ये हो गया ना। जी तो इस जी व्युत्पत्ति के द्वारा ये लब्ध हो गया, तो ये भी व्युत्पत्ति करते हैं। और दूसरी कौन बताई थी, पहले कौन बताई थी? स्फुटति प्रकाशते अर्थः अस्माद् इति स्फोटः। इति स्फोटः शब्द, ये कर दिए थे। अब देखिए उसके हाँ अनुसार लक्षण बनाए थे, तो क्या बना था, अर्थबोधजनकत्वं स्फोटस्य तो क्या हुआ लक्षणम्। था, वो लक्षण बनाया तो चक्षुरिन्द्रिये अतिव्याप्तिः। अतिव्याप्ति, उसके अतिरिक्त इंद्रियों में भी अतिव्याप्ति सब में हो जाएगी। एक उपलक्षण के रूप में आपको एक जगह बता दी, चक्षुर ठीक इंद्रिय में अतिव्याप्ति हो जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ और यहाँ पर भी उसी तरह, अब देखिए अब दूसरी व्युत्पत्ति कर दी हमने साथ ही साथ में, तो उससे हाँ निकल गया कि जो ध्वनि के द्वारा व्यंजित होता हो, ये भी जोड़ दिया ना। हाँ तब जोड़ दिया। लक्षण में जोड़ दिए इसको भी, ध्वनि व्यंग्यत्वे सति अर्थबोध जनकत्वम स्फोटस्य लक्षणम। दोनों व्युत्पत्ति का, दोनों का अर्थ मिला के एक लक्षण बना दीजिए, क्या बन जाएगा? ध्वनि व्यंग्यत्वे सति अर्थबोधजनकत्वं स्फोटस्य लक्षणम्। हाँ, मतलब जो ध्वनि से व्यंग्य भी हो और साथ ही साथ में क्या हो, अर्थबोध का जनक भी हो, ऐसा जो होगा उसी को हम क्या कहेंगे, स्फोट कहेंगे। ध्वनि व्यंग्यत्वे सति अर्थबोध जनकत्वम अर्थबोधजनकत्वं स्फोटस्य लक्षणम। स्फोटस्य लक्षणम्। ये कर दिया, क्या बोले? ठीक। ध्वनि व्यंग्यत्वे सति अर्थबोधजनकत्वं स्फोटस्य लक्षणम्। अब देखिए, अब चक्षुर इंद्रिय में अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं होगी। नहीं होगी ना, हाँ, नहीं। क्योंकि वो अर्थबोध का जनक तो है चक्षुर इंद्रिय, हाँ लेकिन आपका ध्वनि ये है क्या, व्यंग्यत्वे ध्वनि सति से नहीं है। व्यंग्य है क्या वो चक्षुर इंद्रिय? नहीं है। नहीं होती है, तो इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी, ये नहीं। विशेषण दे देने से वारण हो गया। तो क्या निकल ठीक। गया पूरा लक्षण? ध्वनि व्यंग्यत्वे सति अर्थबोधजनकत्वं स्फोटस्य लक्षणम्। स्फोटस्य लक्षणम, तो यही हमने स्फोट का लक्षण कर दिया। और दोनों व्युत्पत्तियां भी ध्यान में रखेंगे, एक में अपादान ने घय किया और एक में और कर्मणि कहीं किया। कर्मणि घय किया, ठीक। चलिए, ठीक। तो यही स्फोट का सामान्य निरूपण हो गया। और स्फोट किसको कहते हैं, तो शब्द, स्फोट शब्द है। ठीक है। हाँ चलिए, गुरुजी, हाँ बोलिए। अभी जो हमने किया ध्वनि व्यंग्यत्वे सति अर्थबोधजनकत्वं स्फोटस्य लक्षणम्, इसी लक्षण को हम ये विग्रह रख के करें कि स्फुटति अर्थः अस्माद् इति, अर्थात अपादाने घई करके ये लक्षण करने में क्या आपत्ति है, ध्वनि व्यंग्यत्वे सति ऐसा विशेषण रखने में? देखिए, विशेषण देने में कोई आपत्ति नहीं है, वो तो हम अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए दे ही सकते हैं, ठीक है ना। हाँ। लेकिन हाँ। व्युत्पत्ति केवल मैंने आपको ये बताया, स्फुटति अर्थः असमात्, इस व्युत्पत्ति से जब आप स्फोट शब्द की सिद्धि निष्पत्ति करेंगे, तो वो स्फोट शब्द केवल क्या बता रहा है, निष्पत्ति से लभ्य जो, वो व्युत्पत्ति से लभ्य जो अर्थ है केवल उतना बोलिए, तो कितना लब्ध होगा? जिससे अर्थ का प्रकाशन हो, उसी ज्ञान को हो, स्फोट कहते हैं। प्रकाशन हो, ज्ञान हो, हाँ, इतना ही ज्ञान अर्थ हो। लब्ध होगा ना। ध्वनि हाँ। व्यंग्यत्व की कोई बात आएगी क्या? नहीं आएगी। नहीं आएगी, ठीक है ना। तो व्युत्पत्ति हाँ। से जितना लब्ध हो रहा है बस उतना ही हमने लेके विचार किया, ठीक। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो दोनों तरह से व्युत्पत्ति करते हैं। मुख्य रूप से तो यही बोल के निकल जाते हैं कि स्फुटति अर्थः अस्माद् इति स्फोटः शब्दः, है ना। तो सामान्य रूप से करेंगे तो ठीक भी है, लेकिन जब लक्षण में विचार करने चलेंगे तो फिर लक्षण तो निर्दुष्ट होना चाहिए, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव इत्यादि दोष से रहित होना चाहिए, तभी वो लक्षण कहलाएगा। तो वहां पर ये सब बातें विचार करनी होगी।
बाकी केवल आप व्युत्पत्ति एक करके आप कहीं किसी को स्फोट पदार्थ समझाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोगों ने उससे लक्षण निकाला और लक्षण में कहीं अतिव्याप्ति हो रही थी, उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए हमने दूसरी व्युत्पत्ति भी दिखाई। इस तरह से भी होता है। बात समझ में आई? हाँ ठीक। चलिए, तो ये कर दिया। अब देखिए इस दोनों व्युत्पत्ति में, अब आप कहेंगे कि ये दोनों व्युत्पत्ति की क्या प्रमाण है दोनों व्युत्पत्ति में, तो स्वयं भगवान भाष्यकार प्रमाण है इसमें। कौन है? स्वयं भाष्यकार। स्वयं भाष्यकार प्रमाण है। देखिए पश्पशानिक जब महाभाष्यकार लिखना चालू किए अथ शब्दानुशासनम करके, तब आगे जाके उन्होंने अथ गौर इत्यत्र कह शब्द इत्यादि इत्यादि कहा, और अंतिम में तो गत्वा क्या उन्होंने कहा, ये नोच्चारितेन शासनालांगुल ककुद खुर विषाणीनाम संप्रत्ययो भवति सशब्दः। क्या कहे? ये नोच्चारितेन शासनालांगुल ककुद खुर विषाणीनाम संप्रत्ययो भवति सशब्दः। ठीक, देखिए इस पंक्ति से ही ये दोनों व्युत्पत्ति निकल रही है, समझ में आ जाएगा आपको। क्या है? देखिए ये न उच्चारित, ये नोच्चारिते न, तो उच्चारिते न मतलब क्या? तो वहां पर आप जब उसकी कैयट को देखेंगे, क्योंकि भाष्य को आपको यदि लगाना हो तो बिना कैयट के यदि लगाएंगे तो पूर्णतः रूप से उस भाष्य के साथ आप अन्याय करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो बिना कैयट और बिना उद्योत के वो लगता नहीं है। तो जब आप कैयट को देखेंगे वहां का, तो ये नोच्चारिते न, वहां उच्चारिते न मतलब क्या, तो वहां पर उन्होंने लिखा उच्चारिते न बराबर उच्चरित प्रकाशिते न, उच्चारित प्रकाशिते न। उच्चारिते न की क्या व्याख्या की कैयट ने? प्रकाशिते न, उच्चारित प्रकाशिते न, जैसे पूरा बोलिए उच्चारित प्रकाशिते न। ठीक है, तो देखिए अभी इतना बस केवल ध्यान में रखिएगा। तो ये न उच्चारिते न शासना लांगुल ककुद विषाणी नाम, मतलब शासना वाली, लांगुल वाली, पूंछ वाली, वो जो एक पदार्थ विशेष है गाय जिसको हम कहते हैं, उस विषाणी नाम मतलब उस गाय का संप्रत्यय, संप्रत्यय मतलब ज्ञान, बोध, संप्रत्यय मतलब ज्ञान, प्रत्यय, प्रतीति, संप्रत्यय सब पर्याय है। ठीक है, तो ज्ञान, बोध। तो क्या पूरी पंक्ति बोली, अब अर्थ समझ में आ जाएगा। ये नोच्चारितेन शासनालांगुल ककुद खुर विषाणीनाम संप्रत्ययो भवति सशब्दः। बात समझ में आई? अब देखिए ये नोच्चारितेन लिखे ना, उच्चारितेन की क्या व्याख्या की है आचार्य कैयट? प्रकाशेन, उच्चारित प्रकाशितेन, प्रकाशिकेन, प्रकाशितेन, प्रकाशितेन, उच्चारित प्रकाशितेन। हाँ, तो बस उच्चारितेन की जगह उच्चारित प्रकाशितेन थोड़ा बोल दीजिएगा, पूरा वाक्य बोल दीजिए। ये न उच्चारित प्रकाशितेन शासनालांगुल ककुद खुर विषाणीनाम संप्रत्ययो भवति सशब्दः। ये निकल गया जी। मतलब क्या? अब देखिए ये न उच्चारित प्रकाशितेन, उच्चारित कौन होता है? ध्वनि उच्चरित होती है ना जी, ध्वनि उच्चरित होती है ना, आपकी वैखरी वाक ध्वनि उच्चरित होती है। तो उच्चारित कौन हुआ? ध्वनि हुई। और उस उच्चारित के द्वारा प्रकाशित कौन होता है? अभिव्यंग्य कौन होता है? जो शब्द होता है स्फोट होता है ना, अभी उसको स्फोट कहेंगे, क्योंकि शब्द में आपको फिर वो ध्वनि वाला शब्द में भ्रांति न हो जाए, तो इसलिए उसको स्फोट कहिए। तो उच्चारित तो हुई आपकी ध्वनि, लेकिन उस उच्चारित के द्वारा प्रकाशित कौन हुआ है? स्फोट शब्द हुआ है ना। तो ये न उच्चारित प्रकाशित न, इससे क्या निकला? ध्वनि व्यंग्य तो निकल गया कि नहीं निकल गया? हाँ, निकल गया। उच्चारित प्रकाशित न मतलब ध्वनि के द्वारा जो प्रकाशित है, जो अभिव्यंग्य होता है, तेन कस्य बोधो भवति? तो खुर विषाणी नाम संप्रत्ययो भवति। संप्रत्ययो मतलब ज्ञानम भवति सशब्दः, तो जिसके द्वारा संप्रत्ययो भवति, ये निकला ना। तो संप्रत्ययो भवति मतलब ज्ञानम भवति, तो अर्थबोध जनकत्व आया कि नहीं आया? हाँ जी, आ गया ना। तो दोनों व्युत्पत्ति लग रहा है ना, भाष्य से दोनों व्युत्पत्ति अनुमोदित हो रही है जी, हो रही है।
है ना, ध्वनि व्यंग्यत्व भी तो बोधित हो रहा है इसके द्वारा, और साथ ही साथ में क्या बोधित हो रहा है, जो अर्थ अर्थबोध जनकत्व, ये न अर्थम प्रत्ययो भवति, ये न उच्चारित प्रकाशितेन संप्रत्ययो भवति, मतलब ज्ञानम भवति, तो जिसके द्वारा ज्ञान होता है, तो अर्थबोध जनकत्व भी लब्ध हुआ, और इधर ये न उच्चारित प्रकाशितेन मतलब से ध्वनि व्यंग्यत्व भी लाभ हो गया, हुआ कि हुआ। ये दोनों उत्पत्ति उसके भाष्यानुमोदित है, मैंने अपनी कल्पना करके नहीं कही आपने, जो आचार्य परंपरा से, भाष्य परंपरा से जो लब्ध हुई वही दोनों व्युत्पत्ति। आपने प्रश्न किया तो मैंने सोचा थोड़ा उधर भाष्य में देख लिया जाए, आगे बात समझ में। जी जी चलिए, तो ये कर दिया, तो क्या है भाष्य का वो, ये न उच्चारित प्रकाशितेन संप्रत्ययो मतलब बोधः भवति सशब्द, वही स्फोट है, वही शब्द है, बात समझ में आई। तो वो जो शब्द का लक्षण किया वो स्फोट का लक्षण है, वो स्फोट की बात में कह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सामान्य रूप से कोई ऐसे ही चलते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है कि क्या क्या कैयट ने कहा, क्या कहा। उच्चारित होने से लगता है सामान्य रूप से देखे तो मतलब ध्वनि की बात कर रहे हैं ऐसा लगता है ना, ये ना उच्चारित है ना मतलब कि जिसको उच्चारण करने से वो अर्थ का ज्ञान होता है, तो ध्वनि की ओर चला गया। तो अगला भाष्य फिर क्या करेंगे, अगला भाष्य कह रहा है अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते, तो इसको कहाँ डालेंगे फिर अग्रिम भाष्य को, यदि यहीं पर ध्वनि की बात कर देंगे हैं तो अग्रिम भाष्य की क्या गति होगी, होगी क्या, नहीं होगी। इसलिए वहां का कैयट देखना पड़ता है, कैयट ने जो लगाया उस बात को समझना पड़ता है, तब जाके वो भाष्य का हृदय समझ में आता है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा जी, ठीक। चलिए, तो यही कर दिया, तो कुल मिला के स्फोट का लक्षण क्या निकला, ध्वनि व्यंग्यत्वे सति अर्थबोधजनकत्वं स्फोटस्य लक्षणम, ये कर दिया, ठीक, बहुत अच्छे। चलिए, तो ये लक्षण कर दिया, अब आगे चला जाए। अब स्फोट सामान्य का ज्ञान तो हो गया, अब उसके भेद का निरूपण करने जा रहे हैं, तो उसके लिए कह रहे तत्र वर्ण पद वाक्य भेदेन स्फोट त्रिधा, है ना। स्फोट कितने प्रकार का है, संप्रति 3 प्रकार का है, कौन कौन, वर्ण स्फोटः, पद स्फोटः, वाक्य स्फोटः, ठीक है ना। वर्ण पद और वाक्य के भेद से स्फोट 3 प्रकार का, तो वर्ण स्फोटः, वाक्य स्फोटः और पद स्फोटः, 3 स्फोट हो गए, 3 प्रकार के स्फोट हो गए, शब्द हो गए। तत्रापि, है ना, तत्रापि मतलब वर्ण पद वाक्य वाक्यस्वपि, हाँ, ठीक है ना। इन 3 भेदों में भी पुनः जाति व्यक्ति भेद है ना, पुनः सोढ़ा, जाति और व्यक्ति के भेद से फिर ये क्या हो जाएंगे, 6 प्रकार के हो जाएंगे। तो अब देखिए वर्ण जाति स्फोट और वर्ण व्यक्ति स्फोट, उसी तरह पद जाति स्फोट और पद व्यक्ति स्फोट, उसी तरह वाक्य व्यक्ति स्फोट और वाक्य जाति स्फोट। तो कितने हो गए कुल मिला के, 6 प्रकार के, 6। वही लिखा, तत्रापि जाति व्यक्ति भेदेन पुनः सोढ़ा मतलब 6 प्रकार का, हाँ, 6 प्रकार का स्फोट, 6 प्रकार का ये कर देंगे, ठीक है ना। इसका सोढ़ा भी बनता है और षड्धा भी बनता है, हाँ ठीक, 2 रूप बनता है। षड्धा भी बनाते हैं लोग, इंटरव्यू में बहुत ऐसा पूछते हैं सोढ़ा षड्धा में कि ये सोढ़ा कैसे बना है, षड्धा बनता है कैसे कर दे, तो वहाँ वो समाज प्रकरण में शायद आया है वार्तिक शश उत्तम करके, तो वो सब चलता है। चलिए, तो उसमें नहीं जाएंगे, षड्धा सोढ़ा दोनों बनता है, पर्याय है, कोई आपत्ति नहीं। तो ये कर दिया, तो 6 प्रकार का आपका स्फोट निकल गया। कौन 6 एक बार बोल दीजिए, वर्ण जाति स्फोटः, वर्ण व्यक्ति स्फोटः, पद जाति स्फोटः, पद व्यक्ति स्फोटः, वाक्य जाति स्फोटः, वाक्य व्यक्ति स्फोटश्च। हाँ, ये 6 प्रकार का हो गया। अब आगे क्या कह रहे हैं, अखंड पद स्फोटो अखंड वाक्य स्फोटश्चेति संकलनया 8 स्फोटाः। हाँ, तो 6 तो हो ही गए थे, अब 2 और जोड़ रहे हैं, अखंड पद स्फोट, ठीक है ना। वहां पर पद व्यक्ति स्फोट और पद जाति स्फोट आए थे, लेकिन यहाँ पर एक अखंड पद स्फोट, ठीक है ना, ये आ रहा। और वहां पर वाक्य जाति स्फोट, वाक्य व्यक्ति आया, लेकिन यहाँ अखंड वाक्य स्फोट करके एक और कह रहे, तो 2 और जोड़ देंगे 6 में, तो कुल मिला के संकलन करने से क्या कितने लब्ध हो जाएंगे,
अष्टौ स्फोटाः। अष्टो स्फोटा, 8 स्फोट है, ठीक है ना। तो यही ठीक है। परिगणन मात्र यहाँ पर उन्होंने कर दिया, इस तरह ठीक से है। 8 स्फोट हम मानते हैं, ठीक है ना। ठीक है। अष्टो ठीक। स्फोटा व्याकरण शास्त्रे अष्टो अष्टौ स्फोटा ये स्फोटाः। कर दिया। चलिए ठीक। आगे बढ़ा जाए। जी। हाँ, क्या कह रहे हैं फिर। हेलो। जी। हाँ, क्या आया, आगे बोलिए। एक मिनट। हाँ, तत्र वाक्यस्फोटो मुख्य, लोके हाँ अर्थबोध। देखिए देखिए, बस हो गया। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं, देखिए 8 स्फोट तो माने कहें आपको, अष्टो स्फोट कह दिए, लेकिन तत्र, तत्र यहाँ जो तत्र आया है ना, ये सप्तमी में बनता है ना, मतलब हाँ जी। सप्तमी में जब त्रल करेंगे, सप्तमी या त्रल, तब जाके तत्र बनता है, ठीक है ना। ठीक। तो तत्र यहाँ जो ये सप्तमी है, वो कैसी हाँ। सप्तमी है, निर्धारण हाँ। सप्तमी है। कैसी सप्तमी है, निर्धारणे सप्तमी। जैसे मनुष्येषु ब्राह्मण श्रेष्ठ, हाँ कहते हैं कि नहीं जी। कहते हैं, जी। मनुष्येषु ब्राह्मण ब्राह्मणः श्रेष्ठ, श्रेष्ठः। मतलब मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण है। श्रेष्ठ है। तो ये मनुष्येषु में जो सप्तमी है, कैसी सप्तमी है, कोई अधिकरण थोड़ी न बता रहा है, मनुष्य के अधिकरणों में ब्राह्मण, ऐसा नहीं ना है। नहीं है। अधिकरण विषय ये सबसे कौन सप्तमी है, वो निर्धारणे सप्तमी निर्धारण है, सप्तमी। ठीक है ना। जब बहुतों में से किसी विशेष पदार्थ को अलग किया जाता है, तो वहां पर हाँ। निर्धारणे यतश्च निर्धारणम शायद सूत्र है, या तो हाँ। निर्धारणे ऐसा करके है, तो कारक यतश्च प्रकरण थोड़ा निर्धारण। देख लीजिएगा। उसके द्वारा हाँ। क्या हो जाती है, षष्ठी भी होती, सप्तमी भी होती है। हाँ। मनुष्याणाम द्विज ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये भी कह सकते हैं, और हाँ। मनुष्येषु ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये भी कह सकते हैं, दोनों हाँ। होता है निर्धारण में षष्ठी सप्तमी। तो यहाँ पर हाँ। भी जो ये तत्र है वो निर्धारण में है। तो तत्र ठीक। मतलब क्या लिया जाएगा, तो अष्टविधेषु स्फोटेषु, ठीक। तत्र मतलब अष्टविधेषु स्फोटेषु स्फोटेषु। वाक्य स्फोटो मुख्य आ गया। जैसे ठीक। वहां पर मनुष्येषु ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अष्टविधेषु अष्टविधेषु स्फोटेषु स्फोटेषु वाक्यस्फोटो मुख्यः। वाक्य स्फोटो मुख्य, ये कर दिया। तो निर्धारण है सप्तमी, ध्यान रखिएगा। तो जी। वाक्य स्फोटो मुख्य, ये कह रहे हैं, वाक्य स्फोट की मुख्यता बता रहे हैं ना इसके द्वारा। जी। वाक्य स्फोट क्या है, मुख्य है, तो वाक्य स्फोट में मुख्यत्व का विधान कर रहे हैं ना। जी। हाँ, तो पूछा जाएगा क्यों भाई मुख्य है, क्यों मुख्य है, क्योंकि केवल प्रतिज्ञा करने से काम चल जाएगा क्या। आप नहीं। केवल प्रतिज्ञा कर दे कि पर्वतो वन्यमान, तो मान लेंगे क्या कोई कि पर्वतो नहीं वन्यमान, मानेंगे। कुछ नहीं। लक्षण प्रमाण कुछ देना, हेतु बेतु देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, कारण वगैरह हाँ। हाँ, देना बताना पड़ेगा कि पर्वतो वन्यमान धूमात, तो हेतु हाँ। बताना पड़ेगा ना। जी। तो इसके क्या कहते हैं, नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धि, क्या कहते हैं, हाँ। नहीं नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु वस्तु सिद्धि। सिद्धि। केवल आप प्रतिज्ञा कर दे कि पर्वतो वन्यमान, तो इससे कोई पर्वत में वन्य की सिद्धि नहीं ना हो जाएगी, नहीं। नहीं हो जाएगी। आपको क्या देना नहीं हो पड़ेगा, हेतु देना पड़ेगा ना, देना कारण पड़ेगा। बताना हाँ। पड़ेगा कि जी। धूमात, कि भाई वो धूमात। धूम वहां पर है, इसलिए वो पर्वत वन्य वाला है, इस तरह से हेतु देना पड़ेगा ना कुछ। जी तो जरूर। यहाँ पर भी आप तो केवल क्या कर रहे हैं, वाक्य स्फोटो मुख्य, मुख्य। ये तो आपने क्या कर दिया, वाक्य स्फोट में मुख्यत्व का विधान कर दिया कि ये वाक्य स्फोट मुख्य है, जी। ये कर रहे हैं। तो ये तो प्रतिज्ञा मात्र हुआ ना, जी। तो प्रतिज्ञा केवल कर देने से सिद्धि हो जाएगी कि भाई हाँ नहीं होगी। वाक्य स्फोट मुख्य होता है। नहीं होगा। क्या देना पड़ेगा आपको, हेतु बताना हेतु। पड़ेगा ना। हेतु आवश्यक। हाँ। तो उसके लिए हेतु बता रहे हैं पंचमी अंत करके। देखिए क्या लिख रहे हैं, तस्यैव तस्यैव लोके लोके अर्थबोधकत्वात्, अर्थबोधकत्वात्। ये हेतु दिया, क्या दिया, तस्यैव लोके अर्थबोधकत्वात्। जैसे वहां धूमात कहते हैं ना, वैसे यहाँ पर क्या जी। दिया, अर्थबोधकत्वात्। तस्यैव लोके, अर्थ पूरा है, ठीक अर्थबोध। है ना, हाँ, साथ में लीजिए, तस्यैव लोके तस्यैव लोके अर्थबोधकत्वात्। अर्थबोधकत्वात्, क्योंकि वही जो वाक्य स्फोट है, वही लोक में क्या होता है, अर्थबोधक होता है ना। जी। क्योंकि वो मुख्य है। देखिए वाक्य स्फोट जो है वो मुख्य है, भाई क्यों मुख्य है, तो उसके लिए क्या बताया कारण, कि क्योंकि चूंकि लोक में क्या होता है,
वाक्य ही लोक में वाक्य वही स्फोट ही क्या होता अर्थबोधक है? होता है, अर्थ का बोधक अर्थबोधक होता है, अर्थ का जनक होता है, जनक होता इसलिए वो है। मुख्य है। बात समझ में आई? जी है ना? तो जी, क्यों क्यों वो वाक्य स्फोट क्यों मुख्य है? क्योंकि वही लोक में अर्थबोधक है। हाँ, वही लोक में अर्थ का बोधक होता है। तस्यैव अर्थबोधकत्वात्, कुत्र तो जी, लोके, लोके तस्यैव अर्थबोधकत्वात्। लोक अर्थबोधकत्वात् में चूंकि वही क्या होता है? अर्थ का बोधक होता है। बोधक लोक होता में है। क्या होता है? हम लोग जब मतलब वाक्य स्फोट से ही बोध होता है ना, रामः अस्ति, रामः ग्रामं गच्छति, देवदत्तः भोजनालयम गच्छति, तो वाक्य से ही तो अर्थ बोध होता है कि नहीं होता है लोक में? जी जी, नहीं हो, बाकी किसी से नहीं हो, वाक्य स्फोट से ही होता है, इसलिए उसी की मुख्यता बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हेतु दे दिया। अब प्रश्न होगा कि भाई अर्थ का बोधक तो पद भी होता है, जी अर्थ का बोधक तो पद भी होता है कि नहीं होता है? जी, हाँ होता है। होता है, क्योंकि लोग आप बोलिए रामः, रामः हाँ, ये पद है, वाक्य तो है नहीं। अरे नहीं, सुप्तिगंतम पदम होता है ना, तो सुबंतिगंत जी, पद होता है, तो रामः ये सुबंत पद है, तो रामः हाँ, इससे भी अर्थ का बोध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लोक में भी होता है ना। जी देवदत्तः कहने से वो अर्थ का बोध होता है कि नहीं होता है? जी, होता है, होता है, किसी पिंड विशेष का बोध होता है। होता तो है। जी अर्थ का बोध, अर्थ का जनक तो, अर्थ का बोधक तो लोक में पद भी है, तो पद हाँ, स्फोट भी मुख्य होना चाहिए ना। होना चाहिए, आप क्यों होना कह रहे चाहिए। हैं कि वाक्य स्फोट मुख्य है? पद स्फोट भी तो मुख्य होना चाहिए, फिर तो होना आपके चाहिए। है ना। हाँ लेकिन जी, आप तो कह रहे हैं कि वाक्य स्फोट वाक्य मुख्य है। स्फोटो मुख्य तो देखिए व्यभिचार हो रहा है यहाँ पर। हो रहा है। व्यभिचार क्या हो रहा है? पद स्फोट में अर्थबोध जनकत्व तो जा रहा है, अर्थ जा का रहा है, बोधक तो हो रहा है, लेकिन वो मुख्य नहीं कह रहे, आपके अनुसार तो मुख्य नहीं ना है वो। नहीं है। आप तो किसकी मुख्यता बता रहे हैं? वाक्य स्फोटस्य। वाक्य स्फोट की मुख्यता बता रहे हैं, तो व्यभिचरित हो जाएगा ना हेतु। जी हाँ, तो ये आपत्ति आएगी। तो देखिए दूसरा हेतु साथ में और एक जोड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ, तेनैव अर्थ समाप्तेश्चेति। तेनैव अर्थ समाप्ति है, अर्थ समाप्ति ही का पंचमी में अर्थ समाप्ति है बन जाएगा ना। जी तो वही तेनैव अर्थ समाप्ति है, क्योंकि उससे अर्थ बोध तो होता है, साथ में उसी से अर्थ की समाप्ति भी होती है। अर्थ का निराकांक्ष के बोध भी उसी से होता है ना। जी तेनैव अर्थ समाप्ति, अर्थ समाप्ति है। अब दो हेतु है, इसलिए च कर दिया समुच्चय करने के लिए, है ना। ठीक। तो जी, तो अर्थ तेनैव अर्थ समाप्ति, तेनैव मतलब वाक्य स्फोटे नैव, वाक्य स्फोटे नैव अर्थ समाप्ते है। वाक्य स्फोट के द्वारा ही क्या होती है? अर्थ की परिसमाप्ति होती है, अर्थ का निराकांक्ष बोध होता है ना। अब देखिए, अब पद स्फोट में आपत्ति नहीं दे सकते आप, क्योंकि पद स्फोट जो है वो लोक में अर्थ का बोधक तो है, हाँ इतना तो है, लेकिन उससे निराकांक्ष बोध होता है क्या? नहीं होता है। उससे अर्थ की परिसमाप्ति होती है क्या? नहीं होती है। आप रामः कहेंगे तो पूछा जाएगा क्या रामः, अरे क्या अस्ति गच्छति खादति, क्या रामः, क्या आकांक्षा बनी रहेगी ना। हाँ, निराकांक्ष बोध नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। साकांक्ष बोध हो सकता है, बोध हो सकता है, लेकिन साकांक्ष होगा, निराकांक्ष बोध नहीं होगा। नहीं होगा। अब वारित हो गया ना। अब चूंकि हमने दूसरा भी हेतु साथ में जोड़ दिया, तेनैव अर्थ समाप्ति, तो ये आपका पूरा अनुमान वाक्य कर दिया। क्या कर दिया? वाक्य स्फोटो मुख्यः तस्यैव लोके अर्थबोधकत्वात् तेनैव अर्थसमाप्तिश्च। हाँ, ये कर दिया, ठीक है ना। अब इस दोनों को मिला के एक हेतु भी कर सकते हैं, तस्यैव लोके अर्थबोधकत्वे सति तेनैव अर्थ समाप्तेः, ऐसा करके कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ज्यादा उलझन में पढ़ने की जरूरत नहीं, जो सरल है वो समझ रहे हैं। ठीक, तो ये अनुमान का प्रयोग कर दिया। क्या कर दिया बोल दीजिए एक बार। तत्र वाक्य स्फोटो, तत्र को हटा दीजिए, वो तत्र तो केवल बस निर्धारण के लिए थोड़ी देर के अनुमान का प्रयोग, जैसे पर्वतो वह्निमान धूमात्, उसी प्रकार क्या होगा यहाँ पर। हाँ, अनुमान वाक्य स्फोटो मुख्यः तस्यैव लोके अर्थबोधकत्वात्
तेनैव अर्थ समाप्तेश्च। हाँ बस इतना हो गया, ठीक है ना। इसमें जैसे पर्वतो वह्निमान धूमात में पर्वत क्या है आपका, पक्ष है, ध्यान दीजिए। पर्वत जो है वो पक्ष है, जिसमें साध्य की सिद्धि की जाती हो उसको पक्ष कहते हैं। तो आप वन्नी की सिद्धि कर रहे हैं ना, किसमें कर रहे हैं, पर्वत में। पर्वत में, तो वो पर्वत पक्ष है, जिसमें साध्य की सिद्धि होती है वो पक्ष है, सरल रूप से यही जानिए। और जिसकी सिद्धि की जाती है वो क्या कहलाता है, वो साध्य कहलाता है। तो यहाँ पर्वतो वह्निमान धूमात में किसकी सिद्धि कर रहे हैं, धूम की। देखिए धूम तो आपको दिख रहा है पर्वत में सामने, उसकी थोड़ी सिद्धि करनी है, वह्नि की सिद्धि करनी है, आग की सिद्धि करनी है। आपने पर्वत में धुआं देखा, उससे आपने पर्वत में क्या वह्नि का अनुमान किया ना, जी जी। तो पर्वतो वह्निमान अनुमिति हो, तो वह्नि की सिद्धि कर रहे हैं ना। धूम तो सामने चक्षुर इंद्री से दिख रहा है, उसकी सिद्धि करने की कोई जरूरत ही नहीं, वो तो चक्षुष प्रत्यक्ष हो जाएगा, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। सिद्धि किसकी, वन्नी की कर रहा है। तो जिसकी सिद्धि करते हैं वो साध्य है। तो कौन साध्य हुआ, वन्नी साध्य हुआ। और जिसके द्वारा सिद्धि कर रहे हैं वो हेतु होता है। संक्षेप में अभी बता रहा हूँ सरल रूप में। तो किसके द्वारा सिद्धि कर रहे हैं, धूम के द्वारा, तो वो क्या हो जाएगा, हेतु कहलाएगा। तो बता सकते हैं पर्वतो वह्निमान धूमात में पक्ष साध्य हेतु तीनों क्या है, पर्वतो वह्निमान धूमत्वात्। धूमत्वात् मत कहो ना भाई, अरे धूमत्वात् अलग हो जाता है, धूमत्व तो धूम में रहेगा। पर्वतो वह्निमान, पर्वतो वह्निमान धूमात, इसमें पर्वत पक्ष है, साध्य वह्नि है और हेतु धूम है। ठीक हुआ, बहुत अच्छे, ये कर दिया। अब यहाँ पर अप्रकृत में आइए, यहाँ पर भी देख लीजिए, अपनी बुद्धि लगाइए। वाक्य स्फोटो मुख्य तस्यैव लोके अर्थबोधकत्वात् ये है। इसमें पक्ष साध्य हेतु बोलिए जरा। इसमें वाक्य स्फोट है वो पक्ष है, मुख्यत्व है वो साध्य है, और जो हेतु है वो है अर्थबोधकत्व एवं अर्थ समाप्ति ही। ना वाक्य स्फोट के द्वारा जो वाक्य स्फोट सेव लोके अर्थबोधकत्व, ये पूरा लीजिए। और वाक्य स्फोटे नहीं वो अर्थ समाप्ति, ये दोनों ये हेतु, ठीक है ना। समझ में आया, यही है, बहुत अच्छे। मुख्यत्व को साध्य बोल दिए, ठीक है, मुख्यत्व ही साध्य है, क्योंकि मुख्यत्व वाक्य स्फोट ही है, उसमें सिद्धि किसकी कर रहे हैं, मुख्यत्व की सिद्धि करते हैं। जैसे बोलते तो हम पर्वतो वह्निमान धूमात, तो वह्निमान की सिद्धि कर रहे क्या, अरे वह्निमान तो पर्वत ही है, उसकी कहाँ सिद्धि करनी है, वो तो दिख रहा है, वह्नि की सिद्धि कर रहा है। बात समझ में आए, तो यही होता है। तो यहाँ पर भी वाक्य स्फोटो मुख्य हमें मुख्यत्व की सिद्धि कर रहा है, तो यही हो गया, तो यह अनुमान ही है। ठीक, तो चलिए समझ में आ गया सरल रूप में। तो वाक्य स्फोटो मुख्य तस्यैव लोके अर्थबोधकत्वात् तेनैव समाप्तेश्च। अब आप पद स्फोट इत्यादि में व्यभिचार नहीं दिखा सकते है ना, नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात लेकिन समझ में आई ना, ये केवल अनुमान केवल नहीं, उसका पदार्थ समझ में आया कि नहीं, कि आठों स्फोटों में कौन मुख्य है, वाक्य स्फोट। क्यों मुख्य है, क्योंकि उसमें उसी के वही क्या होता है, लोक में अर्थ का बोधक होता है, और उसी के द्वारा अर्थ की समाप्ति होती है, उसी के द्वारा निराकांक्ष बोध होता है, इसलिए वही मुख्य है। हाँ चलिए, जैसे वहां पर भी मनुष्यों में ब्राह्मण मुख्य है, तो क्यों मुख्य है, मतलब श्रेष्ठ है, क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि वो कुछ भी मतलब वो संध्या पूजन नित्य कर्म आदि करता है ना, पूरा शास्त्रीय जीवन जीता, इसलिए। तो उसी तरह यहाँ पर भी इसकी मुख्यता बताएंगे, तो हेतु भी दे दिया। चलिए, तो ये कर दिया। अब देखिए वाक्य स्फोट की है ना, वाक्य स्फोट में कौन समास है, वाक्य एव स्फोट। वाक्य कहाँ बनेगा, अरे वाक्यम वाक्यानि बनता है ना। वाक्यमेव स्फोट, वाक्य स्फोट। तो वाक्यम चासो स्फोट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वाक्यम
चासौ इति वाक्य स्फोटः, ठीक है ना। अब ये ऊपर आएगा तो वरना लोग पूछ लेंगे कि किससे समास होगा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना, फिर इधर मयूर अंश का दी की ओर जाना पड़ेगा। इसीलिए कहिए कि विशेषणम विशेषण बहुलम से हो गया। वाक्यम चासौ स्फोटः वाक्य स्फोटः कर्मधारय समास है। ठीक, वाक्य शब्द कैसे बनाएंगे? वक्तुम योग्यम वच परिभाषणे धातोः यत् प्रत्यये कृते पुगंत लघुपदे गुणे च कृते वाक्यम। देखिए वच धातु से आपने कौन प्रत्यय यत् प्रत्यय किया जी, तो वच धातु से यत् किया, चलिए वच ये बन गया। अब नहीं यत् नहीं ण्यत् रूहलोण यत्, हाँ इससे करेंगे। हाँ यत् करने के बाद आदि वृद्धि हो जाएगी। हाँ अचोयणी थी, आदि वृद्धि नहीं ना होगी, वैसे अचोयणी थी आदि वृद्धि करता भी नहीं, लेकिन आदि वृद्धि वो करने वाला तद्धित चाहना थी वो सब तद्धित में करता है, तो सब आपका प्रत्यय है। हाँ हाँ तो देखिए वच धातु है ना, इसमें आपने कहा नियत प्रत्यय करेंगे, ठीक बोले, रिहल और नियत से कर देंगे, हलंत धातु है तो हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है, है ना, तो कोई आपत्ति। लेकिन कर्म में करेंगे, किसमें करेंगे? कर्म में करेंगे। उच्यते असौ इति वाक्यम, क्या करेंगे? उच्यते असौ इति वाक्यम। हाँ उच्यते असौ इति वाक्यम, क्या करेंगे? उच्यते असौ इति वाक्यम। उच्यते असौ से लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, उच्यते असौ इति वाक्यम नहीं। उच्यते तो उच्यते मतलब बोध्यते अर्थः, बोध्यते अर्थः अनेन, वो करण में जाइए, करण में जाएंगे। हाँ अरे करण में नहीं करेंगे ना, उच्यते क्या करेंगे बोलिए? उच्यते बोध्यते अर्थः करण में करना पड़ेगा, ठीक है ना। अनेन इति वाक्यम, बस अनेन कर दिए, करण में ही करिए। उच्यते बोध्यते अर्थः अनेन इति वाक्यम, है ना। उच्यते मतलब क्या? बोध्यते, क्या बोध्यते? तो अर्थः, जिसके द्वारा अर्थ का बोध होता है उसको वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। तो यही ध्यान में रखिएगा। उच्यते असौ उच्यते अनेन इति वाक्यम, संक्षेप में बोल दीजिए। अब प्रश्न करे उच्यते अनेन इति वाक्यम नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बताइए। उच्यते बराबर बोध्यते अर्थः अनेन इति वाक्यम, तो ये वाक्य हो जाएगा। वाक्य के द्वारा अर्थ का बोध होता है ना, तो वही उच्यते बोध्यते अर्थः इति वाक्यम। वच धातु से जब आप रिहल और नियत सूत्र के द्वारा नियत करेंगे तो नियत का यह बचेगा, तो वच अग्रेय हो जाएगा। अब क्या कहे थे? अचोयणीति कह रहे थे क्या? वो अजंत अंग को वृद्धि करता है। यहाँ तो नियत प्रत्यय किसको मान करके आया? वच को मान करके आया ना जी। तो अंग कौन हुआ? वच अंग हुआ ना। हाँ, वो अजंत अंग है क्या? नहीं है, चकारांत अंत है, तो उससे नहीं ना होगा, तो उसकी वृद्धि नहीं होगी। अतः उपधाया से हो जाएगी ना जी। इति नीति प्रत्यय परे उपधाया अतो वृद्धि स्यात्। इतनित प्रत्यय यदि पर में हो तो उपधा में जो अकार है उसको वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर णित प्रत्यय पर में है कि नहीं? णियत प्रत्यय, तो उसके परे रहते उपधा में, वच में उपधा में कौन है? अकार, तो ह्रस्व अकार को वृद्धि हो जाएगी तो आ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वाच अग्रे ये हो जाएगा ना। हाँ, वाच अग्रे ये कर देते हैं। अब देखिए वाच अग्रे य करेंगे, अब कौन सूत्र लगाएंगे? हमको वाक्य बनाना है। चजो हो कुहु घृणीयतो हो, क्या कहता है अर्थ? बोलिए जरा। घी संज्ञक और ण्यत प्रत्यय के परे रहते चकार और जकार को कुत्व होता है। घी संज्ञक कहाँ? नहीं, घी संज्ञक कहाँ आया? देखिए घृणीयतो हो, है ना, घृणीयतो हो परयो हो चजो हो कुत्व कुहु भवति, सूत्र से ही अर्थ लब्ध हो जा रहा है। देखिए ना, चजो हो षष्ठी है, मतलब चकार और जकार को क्या हो जाता है? कुत्व हो जाता है।
ठीक है ना। कुत्व कु हो जाता मतलब कवर में से क ख ग घ में से कोई होगा, वो अंतरतम देखना पड़ेगा, वो देख लेंगे तो देखा जाएगा तो कुत्व हो। लेकिन कब होता है तो घृणीयतो हो परयो हो। घृणीयतो हो मतलब क्या कि घित प्रत्यय पर में हो, मतलब घकार इत हुआ है जिसका, उसको क्या कहेंगे हित कहेंगे। और णित ण्यत घृणीयतो हो दो है, देखिए घृणीयतो हो है ना, घृति ण्यति च, तो घ का ईत संज्ञा हुई हो चाहे अण्यत प्रत्यय पर में हो, इसमें से कोई भी यदि पर में होगा तो क्या हो जाता है उसको च और ज को कुत्व हो जाता है। तो यहाँ क्या है दोनों में से हित और ण्यत में से कोई है जी, ण्यत प्रत्यय है, ण्यत प्रत्यय पर में है, ठीक पर में है, तो ण्यत प्रत्यय पर में है तो क्या हो जाएगा इसके परे रहते च या ज, तो यहाँ क्या है हमारा चकार, च है वच का च, तो उसको कुत्व हो जाएगा। तो अंतरतम्यात कौन किया जाएगा क ख ग घ में से क ही किया जाएगा, वही उसको मिलेगा अंतरतम, ठीक। तो वाक्य तो हो जाएगा, वाक्य बन जाएगा, बन जाएगा। और सु हम करके क्या बन जाएगा वाक्यम, वाक्यम बन जाएगा। बात समझ में आई जी। तो जब आप ये देखिए अब ये वाक्यम तो आप सिद्ध कर दिए, लेकिन जैसे ही आप ये करेंगे ना तो लोग कहेंगे आप चजो हो को गिणिय तो कैसे कर दिए जी, तो ये सूत्र कैसे लगा दिए भाई, तो आप कहेंगे ण्यत प्रत्यय पर में है तो च को कुत्व कर दिए, क्या आपत्ति है। तो कहेंगे कि एक सूत्र है पंडित जी, वचो शब्द संज्ञायाम, क्या सूत्र है वचो शब्द संज्ञायाम, वहां वचो में खंडाकार है उसके बाद, तो वचो अशब्द संज्ञायाम, ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि वच धातु को ण्यत प्रत्यय के परे रहते कुत्व नहीं होता है, निषेध कर रहा है जी। वच धातु क्या कहा, वच धातु के चकार को कुत्व नहीं होता है, कब ण्यत परे रहते, तो ये निषेध लग जाएगा ना जी। तो कैसे फिर आपने कुत्व कर दिया। तो देखिए ध्यान दीजिए क्या लिखा, वचो अशब्द संज्ञायाम, वो क्या हो यदि अशब्द की संज्ञा हो तो, है ना, मतलब यदि मान लीजिए वो शब्द की संज्ञा होगी तब तो कुत्व हो जाएगा, लेकिन यदि अशब्द की संज्ञा वो होगी, है ना, मतलब शब्द भिन्न की मान लीजिए अर्थ की संज्ञा होगी तब वहां पर कुत्व नहीं होगा। बात समझ में आई जी। और ये हमारे यहाँ जो वाक्य बन रहे हैं वो किसकी संज्ञा हम कर रहे हैं, वाक्यम चासु स्फोट कर रहे हैं ना, हाँ जी। तो हम शब्द को ही वाक्य कहने जा रहे हैं ना अभी, तो ये क्या हुई शब्द संज्ञा हुई ना कि नहीं हुई है। हाँ हो गई। तो शब्द संज्ञा में ये सूत्र निषेध करेगा क्या, वचो शब्द संज्ञा नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो कुत्व हो जाएगा उस सूत्र के द्वारा, चजो हो गिणिय तो वाक्यम बन जाएगा। जब शब्द संज्ञा मतलब अशब्द संज्ञा जब रहती है तब कुत्व का निषेध कर देता, तब क्या रूप बनता है वाच्यम, वाच्यम। तो देखिए हम लोग वाच्य किसको कहते हैं, वाच्य अशब्द संज्ञा में जो नहीं, रहता अरे है, वो दिमाग मत लगाइए, वाच्य किसको कहते हैं हम लोग में याद करिए ना, बहुत प्रयोग करते हैं, काव्य प्रकाश वाच्य वाचक दोनों करते हैं, वाच्य किसको कहते हैं, वाच्य अर्थ को कहते हैं ना, तो अर्थों को कहते हैं। तो देखिए अशब्द संज्ञा हुई कि नहीं है, जो वाच्य अर्थ बोधक अर्थ के लिए जो वाच्य आएगा वो अशब्द संज्ञा हुई कि नहीं हुई। तो अशब्द संज्ञा जब गम्यमान होती तब कुत्व का निषेध होता है, तो वाच्यम वाच्य ये सब बनता है, तो वो अर्थ के लिए हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जब शब्द संज्ञा में होगा तब वहां इस सूत्र के द्वारा कुत्व का निषेध नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, चजो हो घृणियतों के द्वारा कुत्व होके ककार होके क्या रूप बन जाएगा, वाक्यम बन जाएगा। आपकी आवाज कट रही भाई साहब, वाक्यम अब आई नहीं आई, बोलो क्यम, हाँ वाक्यम, ठीक है ना, ये बन जाएगा। चलिए तो गुरुजी, हाँ जी, जैसे हम प्रयोग करते हैं सामान्य रूप से लोक में, यथा एकम वाक्यम वदतु, हाँ तो वहां पे वाक्य तो किसी अर्थ में नहीं है, शब्द संज्ञा में नहीं है, तो वो भी गलत है या फिर क्या क्या, अरे एकम वाक्यम वदतु तो क्या है, वो वाक्य किसका बोध कराएगा, वाक्य जैसे पद समूह हम जो कहते हैं, दो तीन शब्दों को मिला के वाक्य बोलने के लिए, अरे शब्द बोलने के लिए कह रहे हैं ना आप, कि अर्थ बोलने के लिए कह रहे हैं, हाँ शब्द बोलने के लिए, शब्द के लिए प्रयोग हुआ है ना वो,
हाँ। तो फिर शब्द संज्ञा ही उसके द्वारा गम्यमान हो रही है ना। अरे अनेक शब्द हो चाहे एक शब्द हो, गम्यमान तो शब्द ही हो रहा है ना उसके द्वारा। हाँ तो ठीक। साधु है, कोई आपत्ति नहीं, वाक्य ही कहेंगे। ठीक है, ठीक। चलिए सही है, प्रश्न कोई गलत नहीं है, लेकिन समझ में आया। जी। हाँ तो चलिए, तो ये कर, अब ये तो नहीं ना कहा कि अब एक ही शब्द गम्यमान होना चाहिए, अनेक शब्द गम्य, ये सब नहीं ना, शब्द बस गम्यमान नहीं होना चाहिए उसके द्वारा, फिर एक ठीक। रहे चाहे अनेक रहे। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये कर दिया। तो ये वाक्यम वाच्यम का प्रकरण समझ में आ गया ना। ये जी सब जरूर। फंसाने की चीजें है, ये सब लोग ठीक। इसी में फंसाते हैं। वाक्यम वाच्यम ठीक। करके घुमा देंगे, वो पदार्थ को समझेंगे नहीं कि हम क्या वाक्य स्फोट की बात कर रहे हैं, वो समझेंगे नहीं और सीधे वाच्य में घुसा देंगे। अरे कुत्व ठीक कब्जे है। कर दिया, बच्चों शब्द संज्ञान लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए, लेकिन ये सब ठीक। बात दिमाग में रहे तो उत्तर निकल जाता है। ठीक, चलिए, तो ये कर दिया वाक्य स्फोट, तो वाक्यम बन गया, और वाक्यम चासो स्फोट, वाक्य स्फोट कर्मधारय कर दिया, और वो ठीक है। वाक्य स्फोट 8 प्रकार के स्फोटों में वाक्य स्फोट मुख्य है, क्योंकि वही जी। लोक में क्या है, अर्थ का बोधक होता है, बोधक करता और है उसी के और द्वारा अर्थ की समाप्ति होती है। ये अनुभव सिद्ध बात है, इसमें कोई वो जबरदस्ती जोर जबरदस्ती वाली बातें नहीं चल रही है ना। तो नहीं। उसमें यही होता है, वाक्य से ही अर्थ ज्ञान होता है, और तो जी। इसलिए उसी को मुख्य माना जाए। ठीक, तो ठीक। चलिए, ठीक। हाँ चलिए, तो देने वो अर्थ समाप्ति, ये कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, तदाह न्याय भाष्यकारः पद समूहो वाक्यम अर्थ समाप्तो इति। हाँ देखिए, अब वहाँ यहाँ जो अर्थ समाप्ति हेतु दिए ना, कि वही जी। अर्थ का समाप्त समाप्त वो, और उसी से अर्थ की समाप्ति होती है, उसी से निराकांक्ष बोध होता है, उस चीज वो हेतु तो दे दिया इन्होंने। अब इसमें जी। प्रमाण दे रहे हैं कि जी। हम जो बात कह रहे थे कि नागेश की यही वैशिष्ट्य है, वो एक एक बात मतलब पूर्ण प्रमाण से चलते हैं, इधर ना उधर, पूर्ण एक एक चीज जो चलेगा तो वो सब प्रमाण ही चलेगा, बिना प्रमाण की बात नहीं करता है, यही उसका वैशिष्ट्य है। इसीलिए अभी तक वो सम्माननीय रहे, वरना और कोई होता तो कभी का खंडित मंडित हो गया होता। तो चलिए, तो क्या प्रमाण दे रहे हैं, तदाह न्याय भाष्यकार करके। न्याय भाष्यकार कौन है, न्याय भाष्यकार वात्स्यायन। हाँ वात्स्यायन, ठीक है ना, आचार्य वात्स्यायन है न्याय सूत्र के जिन्होंने भाष्य लिखा, तो वो भाष्यकार भी कहे हैं इस बात को। ठीक है ना, तो क्या कहे, देखिए उसका वाक्य देखा जाए तो उन्होंने वहां पर कहा है पद समूहो वाक्यम अर्थ समाप्तौ, इतना उन्होंने कहा है कि पद का जो समूह होता है। देखिए आप पद करके क्या लेना है आपको, सुप्तिंगंतम पदम। हाँ सुबंत तिगंत करके लेना, ठीक है ना। तो पद समूह वाक्य, वो सुबंत तिगंतों का जो समूह होता है वही क्या है, आपका वाक्य है। और साथ में क्या कह रहे बाद में, अर्थ समाप्त। अब क्या अर्थ समाप्त हो, क्या जिज्ञासा बनी रहेगी ना, क्या अर्थ समाप्त हो क्या, तो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए नागेश कह रहे हैं अस्य समर्थम इति शेषः, यहाँ पर क्या कर देना, समर्थम इसका अध्याहार कर लेना, तब पूरा वाक्य बन जाएगा उनका। क्या बन जाएगा, पूरा बोलो, पद समूहो वाक्यम अर्थ समाप्तौ समर्थम, ठीक है ना, अर्थ समाप्तौ समर्थम। वाक्य कैसा है, अर्थ की समाप्ति में समर्थ है, अर्थ का निराकांक्ष बोध कराने में वो समर्थ है, सक्षम है। तो समर्थम पद का क्या कर लेंगे, यहाँ पर अध्याहार कर लेंगे, अध्याहार कर लेंगे। बात समझ में आई। तो उसी चीज को उन्होंने लिख दिया अस्य समर्थम इति शेषः। यहाँ पर समर्थम शेष मतलब समझ लेना, जहाँ पर भी शेष आए तो प्राय यही तात्पर्य होता है कि अध्याहार कर लीजिए। बहुत जगह शास्त्रों में देखा होगा ना, शेष करके लिए इति शेष मतलब क्या, उसका अध्याहार कर जोड़ना है। जैसे भवति इति शेष, तो क्या शेष मतलब क्या, काटनी है क्या शेष को, तो शेष मतलब भवती का अध्याहार कर लीजिए, यही उसका। तो पद समूहो वाक्यम अर्थ समाप्तौ समर्थम। तो इससे देखिए क्या निकला कि वाक्य क्या होता है, एक तो पद का समूह होता है, दूसरी क्या बात की निकली, समर्थम इति अध्याह्रियते। अरे वो तो अध्याह्रियते, लेकिन इस न्याय भाष्यकार के वचन से क्या लब्ध हुआ कि पद समूह वाक्य होता है, लेकिन वो वाक्य कैसा होता है, पद समूहो वाक्यम, अरे वो कैसा होता है, अर्थ समाप्तो समर्थम। हाँ निकल गया ना, कि वो अर्थ की समाप्ति में अर्थ का बोध निराकांक्ष बोध कराने में क्या होता है, समर्थ होता है, सक्षम होता है। तो उन्होंने जो हेतु दिया वो प्रमाण मिल गया ना उसमें, तेनैव समाप्तेश्च जो करके हेतु दिया था ना, दूसरा हेतु जी,
तेनैव अर्थ समाप्ति, मतलब वाक्य स्फोट से ही अर्थ की समाप्ति होती है। तो हेतु तो दे दिया उन्होंने, लेकिन अब उसमें प्रमाण क्या है कि उसी से अर्थ की समाप्ति होती है। तो उसमें तदाह न्याय भाष्यकार करके आचार्य भाष्यायन का जो वचन था उसको प्रमाण के रूप में यहाँ उद्धृत कर दिया। ठीक है, पद समूहो वाक्यम अर्थ समाप्तो समर्थम इति शेषः। हाँ, तो ये इससे देखिए, अब ये न्याय भाष्यकार के इस वचन से आप वाक्य का लक्षण बना सकते, बनाना हो तो बना सकते कि नहीं बना सकते? हाँ, बना सकते। क्या बन जाएगा? वाक्यम पद समूह, पद समूहत्वे सति और निराकांक्ष बोधजनकत्वम वाक्यस्य लक्षणम, ऐसे बना दीजिए, बन जाएगा ना? यही बात आ रही है। ठीक है ना, जरा लक्षण बोलते हैं ना तो हम लोग परिष्कृत रूप बोलते, बात वही होती है, लेकिन थोड़ा शास्त्रीय भाषा में निकलता है तो यही बोला के लिए। ठीक है ना, वरना अर्थ समाप्त तो समर्थत्व ये सब अटपटा लगता है सुनने वालों को भी और बोलने वालों को भी। इसलिए तो पद समूहत्वे सति अर्थ निराकांक्ष अर्थबोध जनकत्वम, पद समूह होते हुए जो निराकांक्ष अर्थ का बोध कराए वही क्या होता है? वाक्य होता है। क्या लक्षण बोल देंगे? पद समूहत्वे सति निराकांक्ष बोध जनकत्वम। हाँ ठीक, वाक्य से लक्षणम। पद समूहत्वे सति निराकांक्ष बोध जनकत्वम, वाक्य से ऐसे ही है ना? हाँ जी, ऐसे ही है ना, पद समूहत्वे सति निराकांक्ष बोध जनकत्वम। हाँ ठीक है, ठीक। निराकांक्ष बोध जनकत्वम, निराकांक्ष अर्थ बोध जनकत्वम भी जोड़ सकते, ना जोड़े तब भी कोई, निराकांक्ष बोध जनकत्वम कहिए सीधे। अच्छा ठीक, चलिए हो गया। आया न्याय भाष्यकार की बात समझ में? हाँ, चलिए, तस्य समर्थमिति शेषः। हाँ, तो अब देखिए, अब ये तो बात निकल गई कि भाई वो स्फोटों में वाक्य स्फोट मुख्य है। क्यों? क्योंकि उसी से अर्थ का लोक में बोध होता है, अर्थ का बोध होता है, और उसी से अर्थ की परिसमाप्ति होती है, निराकांक्ष बोध होता है। और उसमें प्रमाण भी दे दिए कि न्याय भाष्यकार ने भी कहा है कि पद समूह जो वाक्य होता है, मतलब शुभ तिंगंत जो पद है, सुबंत तिगंत पदों का जो समूह है वो वाक्य होता है। और वही क्या होता है? अर्थ की समाप्ति में समर्थ होता है, सक्षम होता है। ये बात उसके प्रमाण रूप में भी रख दी। तो सब बात समझ में आ गई यहाँ तक का? वाक्य अंततोगत्वा निष्कर्ष क्या निकला? वाक्य स्फोटो मुख्य, ये बात इतने से निकली। मुख्य बात यही आई कि 8 स्फोटों में वाक्य स्फोट ही मुख्य है। अब जब आप ऐसा कहेंगे कि वाक्य स्फोट ही मुख्य है, तो अब कोई प्रश्न करेगा ना भाई, जब यही आपका मुख्य है, इसी से अर्थ की समाप्ति होती, तो फिर क्यों बकवास करते हो ये सब वर्ण पद स्फोट, वर्ण स्फोट है, ये सब वाक्य व्यक्ति जाति के से आज क्यों 8 स्फोट क्यों कर दिए? एक ही रखे होते, जब वही मुख्य है, उसी से अर्थ का बोध होता है, उसी का आपको लोक में काम है, उसी से अर्थ बोध होता है, उसी से अर्थ की परिसमाप्ति होती है, तो फिर एक ही स्फोट मानिए ना। ये नाना प्रकार के स्फोट मानने की क्या जरूरत है? क्या कहे? जब वाक्य स्फोट ही मुख्य है, उसी से लोक में अर्थ बोध होता है, उसी से अर्थ की परिसमाप्ति होती है, तो वही मानिए। हाँ जी, ये नाना प्रकार के स्फोटों को मानने की क्या आवश्यकता है? इस तरह की आशंका होगी कि नहीं होगी? जी होगी। हाँ, तो उसके लिए क्या कहेंगे? तो आप अपने से उत्तर दीजिए, क्या कहेंगे? उत्तर बोलिए, क्या उत्तर देंगे? क्योंकि वाक्य जो है वो भी शब्दों के अन्वयी, वाक्य का अर्थ हमें शब्दों के अन्वयी के अनंतर ही मिलता है। तो इसके लिए देखो एक बात आप समझ लो, तो ये मतलब जिस तरफ से तो बोलना चालू किया तो लगा कि कुछ वाक्य स्फोट को समझने में वो हुआ। अखंड वाक्य स्फोट जो है, अखंड वाक्य स्फोट जो है वही मुख्य है ना? अखंड वाक्य स्फोट से अखंड वाक्य स्फोट समझो। तो अखंड वाक्य स्फोट जब है तो उसमें कोई खंड नहीं होता है। राम ग्रामम गच्छति, अखंड वाक्य स्फोट, इसमें कोई खंड नहीं। राम ग्रामम गच्छति, कुछ नहीं, कोई खंड होगा ही नहीं इसमें, ती कुछ खंड नहीं, पूरा एक अखंड वाक्य स्फोट, यही मुख्य है। अब इसमें खंड की बात कहाँ आ गई कि ये मिलेंगे तो ये होगा? ये सब कुछ नहीं है, अखंड वाक्य स्फोट ही मुख्य है, और इसी से क्या होता है? अर्थ का बोध होता है। तो इसमें फिर क्या बात आई?
पदों की कोई बात ही नहीं आई ना, जब अखंड वाक्य स्फोट कह रहे हैं। ठीक, तो अब क्या आशंका बनी रही आपकी कि भाई जब अखंड वाक्य स्फोट मुख्य है उसी की तो वही फिर रखिए, अन्य फिर ये वर्ण स्फोट पद स्फोट की कल्पना क्यों कर रहे हो, इसकी ये क्यों कह रहे हो, ये प्रश्न होगा ना। देखो उसके लिए पहले आप समझ लीजिए बात को। देखिए क्या होता है लोक में, आप शक्ति ग्रह कराते हैं कि नहीं कराते हैं? जी कराते हैं। लोग शक्ति ग्रह समझते हैं ना जी, कि किसके द्वारा किसका कौन सा अर्थ समझा जाए, जी यही शक्ति ग्रह है ना। इसके द्वारा इस पद चाहे इस पद के द्वारा चाहे इस वाक्य के द्वारा इसको समझा जाए, इस अर्थ को समझा जाए, यही आपका शक्ति ग्रह है ना। शक्ति ग्रह शक्ति ज्ञान ये सब एक ही बात है, ठीक है ना। कभी भी कोई भी शब्द प्रयोग करे, वृत्ति ज्ञान शक्ति ग्रह कोई भी शब्द आए तो उसमें कोई अलग अलग नहीं, यही है सब। तो शक्ति ग्रह शक्ति ज्ञान, तो शक्ति ज्ञान यही है ना। तो शक्ति ज्ञान आप लोक में करते हैं क्योंकि जरूरी है। जब तक शक्ति ज्ञान नहीं होगा, शक्ति ग्रह जब तक नहीं होगा, तब तक आपको किसी अर्थ का बोध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब आपको घटम आनय से किसको समझा जाता है यही आपको नहीं पता है। घटम से क्या समझा जाता है, चाहे आनय से किसको समझा जाता है, अथवा तो घटम आनय पूरे वाक्य से किसको समझा जाता है, ये कुछ पता ही नहीं है। और मैं आपको कह दूं घटम आनय तो आप क्या करेंगे, मुंह ताकेंगे, है ना। अरे मुंह ही ताकेंगे ना, कहा कुछ समझ ही नहीं पाएंगे क्या कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि शक्ति ज्ञान नहीं रहा है। तो शक्ति ज्ञान जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। ताब्द बोध तभी हो पाएगा जब शक्ति ज्ञान है। इसलिए आपका मुक्तावली में भी कहा है शाब्द बोध फलम तत्र शक्ति दी सहकारी। क्या कहा है? शाब्द बोध फलम तत्र शक्ति दी कारणम। शाब्द बोध फलम तत्र शक्ति दी मतलब ज्ञानम, तत्र शक्ति ज्ञानम सहकारिणी भूतम, शक्ति दी ही सहकारिणी ऐसे कहते हैं ना। तो शाब्द बोध जो कार्य है, फल मतलब कार्य जो है, उसमें शक्ति दी ही क्या होती है, शक्ति ज्ञान सहकारी कारण होता है, ठीक है, सहकारी होता है। तो ये कहते हैं ना। तो शक्ति ज्ञान जरूरी है कि नहीं? तो शक्ति ज्ञान कराना होगा। अब देखिए आप कह रहे हैं कि भाई वाक्य स्फोट ही मुख्य है और हम केवल वाक्य स्फोट ही मानेंगे। चलिए अखंड वाक्य स्फोट ही माना और कोई हमने पद वर्णों की कोई बात ही नहीं मानी, केवल अखंड वाक्य स्फोट ही माना। अब आपको शक्ति ग्रह कराना है, ठीक है ना। अब बताइए आपको शक्ति ग्रह कितने क्या कराएंगे? अब आप शक्ति ग्रह कराएंगे कि घटम आनय मतलब घट को ले आओ, ये जो घड़ा है उसको ले आओ, ये करेंगे जी। फिर कहेंगे गाम आनय मतलब क्या, तो गाम वाक्य, और जब अखंड वाक्य ही है ना, और कुछ है ही नहीं, तो वाक्यों का ही शक्ति ग्रह होगा ना। और जब आप पद और वर्णों को वर्ण स्फोट पद स्फोट को नहीं कह रहे हैं, केवल क्या कह रहे हैं, केवल और केवल वाक्य स्फोट को ही मानते हैं, तो क्या होगा? तो पूरे वाक्य का ही अर्थ शक्ति ग्रह कराना होगा ना कि नहीं कराना होगा? कराना होगा, हाँ। तो देखिए कितने शक्ति ग्रह कराने होंगे। आप कहेंगे कि अरे घटम आनय मतलब क्या, तो इस घट पदार्थ है उसको इस तरह से ले आओ, इस तरह से बताना होगा। फिर गाम आनय मतलब क्या, तो इस गाय को ऐसे ले आओ। फिर पटम आनय तो इसको ऐसे समझा जाए। फिर पटम नय तो उसके लिए ऐसे समझो। फिर घटम नय तो उसके लिए इसका ये शक्ति ज्ञान। फिर मठम नय मठे आगच्छ तो फिर उसके लिए आपका क्या होगा, इस वाक्य का इस तरह का शक्ति ग्रह होगा। इस तरह से कितने अनंत शक्ति ग्रह कराने पड़ेंगे हैं? जी जी। अरे आप अखंड वाक्य स्फोट ही मानेंगे केवल तो क्या होगा? बहुत सारे वाक्यों का अर्थ एक एक वाक्य का हमें अर्थ कराना पड़ेगा। जैसे आपका नाम समर्थ है तो समर्थ गच्छति, इस वाक्य का आप पहले वो कराइए, शक्ति ग्रह कराइए। फिर समर्थ खादति, इसका शक्ति ग्रह कराइए। फिर समर्थ पिबति, उसका शक्ति ग्रह कराइए। फिर समर्थ ग्रामम गच्छति, इस वाक्य का शक्ति ग्रह कराइए। फिर समर्थ विद्यालय गच्छति, उसका शक्ति ग्रह कराइए। तो कितना होगा भाई, अनंत हो जाएगा। कितने वाक्य हो जाएंगे हैं? हाँ हो जाएगा। लघु उपाय, कोई लघु उपाय से ये शक्ति ग्रह हो पाएगा क्या? यदि केवल अखंड वाक्य इसको मानेंगे तो अखंड वाक्य को ही मानेंगे तो नहीं हो पाएगा ना। ये सब व्यवस्था नहीं न बन पाएंगी लघु उपाय से,
नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको वो वस्तुतः वही मुख्य है, अखंड वाक्य स्फोट ही मुख्य है ना, लेकिन हमको उसमें कल्पना करनी पड़ेगी, है ना। क्या करनी पड़ेगी? उसमें पदों की कल्पना करनी पड़ेगी कि भाई समर्थः ग्रामम गच्छति, उसमें समर्थः एक पद है, ग्रामम एक पद है, गच्छति एक पद है। इस तरह की ये पदों की कल्पना है। देखिए वास्तविकता नहीं है, इस तरह के कुछ है ही नहीं, अखंड वाक्य ही है। ये हमने क्या कल्पना की है कुछ कार्य विशेष के लिए, ठीक है ना। पदों की कल्पना की कि नहीं की? अब देखिए पदों की जब कल्पना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समर्थ का शक्ति ग्रह करा देंगे कि भाई समर्थ पद से आपको इस पिंड को समझना है, ठीक हो गया, शक्ति ग्रह हो गया। और गच्छति के साथ हम गच्छति का शक्ति ग्रह करा देंगे कि गच्छति से इस पदार्थ को समझना है। तो अब देखिए समर्थ गच्छति होगा, चाहे और कोई गच्छति होगा, सब में काम चल जाएगा। समर्थ खादति चल जाएगा, सबका एक एक बार करना पड़ेगा ना। अरे समर्थ का एक बार कर दिया तो उसका समर्थ का किसी क्रिया के साथ होगा तो उसका हो जाएगा। फिर सब क्रिया का गच्छति का खादति का सबका एक एक बार हो गया तो फिर सब जगह चल जाएगा। फिर चाहे वो राम गच्छति होगा तब भी हो जाएगा और देवदत्त गच्छति होगा तब भी हो जाएगा। तो लघु उपाय से हो जाएगा ना, शक्ति ग्रह व्यवस्था बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बन जाएगी, बन जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सब आपत्तियां होने के कारण हमने क्या किया है, वाक्य स्फोट के मुख्य होने पर भी हमने उसमें पदों की कल्पना की है और उस पदों में भी प्रकृति प्रत्ययों की कल्पना की है। क्या किया है? उस पदों में भी प्रकृति और प्रत्यय के विभाग की कल्पना की है। बात समझ में आई? जी। देखिए अब क्या लिख रहे हैं, अब इसको देखा जाए। आशंका पहले समझ में आई, जब आप ये कह देंगे कि वाक्य स्फोटो मुख्य है तो क्या आशंका होगी? अनंत वाक्य का हमें शक्ति ग्रह कराने पड़ेंगे। एक तो सीधी बात के पहले वाक्य का शक्ति ग्रह ही नहीं हो पाएगा, है ना। और कथनचित कर भी ले तो लघु उपाय से संभव होगा क्या? नहीं होगा। प्रति वाक्य में अरे समर्थ गच्छति, राम गच्छति, जयदीप गच्छति, फलाना गच्छति, धिकड़ा गच्छति, पुछड़ा गच्छति, सब में करना पड़ेगा। अरे कितने हो जाएंगे? करोड़ों आदमी है, करोड़ों वाक्यों का शक्ति ग्रह करा तो फिर है यदि एक तो होगा नहीं, और यदि मान लीजिए कथनचित कर भी ले तो लघु उपाय से संभव है क्या ये शक्ति ग्रह करना? जी संभव है। मतलब वाक्य इसमें लघु उपाय से हुआ क्या? ये वाक्य का शक्ति ग्रह करेंगे तो लघु उपाय से नहीं ना हुआ। इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, उस अखंड वाक्य स्फोट है लेकिन उसमें पदों की परिकल्पना करते हैं, उसमें भी प्रकृति प्रत्यय की परिकल्पना करते हैं जिससे लघु उपाय से शक्ति ग्रह हो जाए। ठीक, चलिए अब देखिए क्या लिख रहे हैं नागेश। आगे बढ़ा जाए। हाँ, शास्त्र प्रक्रिया निर्वाह को वर्ण स्फोट। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे कट गया कुछ। अस्य समर्थमिति शेषः के बाद हाँ तत्र प्रतिवाक्यं संकेतग्रह संभवाद वाक्यान्वाख्यानस्य लघुपायेन शक्यत्वाच्च कल्पनया पदानि प्रविभज्य पदे प्रकृति प्रत्यय भागान् प्रविभज्य कल्पिताभ्याम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तत्तदर्थ विभागम शास्त्र मात्र विषयम परिकल्पयन्ति आचार्य। हाँ ठीक हुआ जी। देखिए समझ में आया जी। देखिए तत्र प्रतिवाक्यम संकेत ग्रह संभवात, लोक में प्रतिवाक्य संकेत ग्रह शक्ति ज्ञान सब पर्याय है ना, वृत्ति ज्ञान ये सब पर्याय है, तो बार बार उसको घबराने की बात नहीं है। प्रतिवाक्यम संकेत ग्रह संभव, संकेत ग्रह हो पाएगा क्या? एक एक वाक्य का संभव है क्या? अरे कितने अनंत वाक्य हो गए, सबका शक्ति ग्रह करा पाएंगे क्या आप? नहीं करा पाएंगे। तो संकेत ग्रह संभवात, और क्या यदि करा भी ले कथनचित तो वाक्यान्वाख्यानस्य लघुपायेन अशक्यत्वात्, वाक्य का अन्वाख्यान मतलब व्याख्यान लघु उपाय से संभव होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा ना। यदि केवल अखंड स्फोट को ही मानेंगे, वाक्य स्फोट को ही मानेंगे तो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। लघुपायेन अशक्यत्वाच्च, देखिए दो हेतु दिए, संकेत ग्रह संभवात,
एक तो प्रतिवाक्य संकेत ग्रह नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, नहीं हो पाएगा, है ना, प्रतिवाक्य संकेत ग्रह नहीं हो पाएगा। और वाक्यान व्याख्यान का मतलब वाक्य के व्याख्यान का अनुव्याख्यान का लघुपायेन अशक्यत्वात्, वाक्य का अनुव्याख्यान लघुपाय से संभव होगा क्या? नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, है ना। यदि केवल क्या मानेंगे, अखंड वाक्य स्फोट ही मानेंगे, तो पद स्फोट चाहे वर्ण स्फोट को नहीं मानेंगे, तो ये सब आपत्ति आएगी ना जी। इसलिए हम क्या करेंगे, तत्र, अब तत्र का अन्वय यहाँ करिए, कल्पनया पदानि प्रविभज्य, तत्र कल्पनया पदानि प्रविभज्य, तो तत्र मतलब क्या समझा जाएगा अब, वाक्य, वाक्य स्फोट है, अखंड वाक्य स्फोट है, कल्पनया पदानि प्रविभज्य पदे च प्रकृति प्रत्यय भागान प्रविभज्य। बात समझ में आई? उस जो अखंड वाक्य स्फोट है उसमें हम क्या करेंगे, पदों की परिकल्पना किए, ठीक है ना, परिकल्पना करके और उस पद में भी प्रकृति प्रत्यय के विभाग की परिकल्पना करके क्या करेंगे, कल्पिताभ्याम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तत्तदर्थ विभागम शास्त्र मात्र विषयम परिकल्पयन्ति स्म आचार्याः। देखिए अभी समझते, कोई कठिन नहीं है, सरल है बिल्कुल, आप बात समझ गए, केवल पंक्ति लगानी है तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। पदों की परिकल्पना और उसमें भी प्रकृति प्रत्यय की परिकल्पना करेंगे, और उसमें अब क्या करेंगे, जब ये पद की और उसमें भी प्रकृति प्रत्यय की जब परिकल्पना कर लिए तो उसमें अब क्या करेंगे कि अन्वय व्यतिरेक के द्वारा हम उनका पदों का चाहे प्रकृति प्रत्यय का अर्थ की कल्पना करेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे अन्वय व्यतिरेक से, तो देखिए गच्छति है, गच्छति से क्या समझा जाता है, एक व्यक्ति जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है ना। अब भवती है तो भवती से क्या समझा जाएगा, एक आदमी है, अथवा तो पचती कर दीजिए, पचती से क्या समझा जाएगा, एक आदमी पका रहा है, यही समझा जाएगा। अरे जी का वो एक संख्या भी अर्थ होता है, इसलिए मैं एक बोल दे रहा हूँ, दूसरे घबराओ नहीं कि एक कहाँ से आ जा रहा है। ती जो होता है उसका संख्या भी अर्थ होता है, काल भी होता है, सब होता है, कर्ता भी अर्थ होता है। तो एक कर्ता पका रहा है ना, वर्तमान काल में पका रहा है, पचती से हो गया, गच्छति से भी हो गया, एक आदमी एक कर्ता जा रहा है, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ती तो यहाँ पर भी है, ती वहां पर भी है, तो एक करता ये सब, और वर्तमान काल है, तो दोनों में बोध हुआ। तो क्या इसमें कॉमन था दोनों में, गच्छति और पचती में और एकत्व, पदों में कह रहा हूँ, गच्छति और पचती में ती है ना। तो मतलब क्या, ती का अर्थ है कर्ता, वर्तमान काल, एक एकत्व, संख्या, ये सब उसी के अर्थ है, आया कि नहीं आया। और देखिए ये जब क्या कहते हैं भवती कहे तो वो नहीं, पचती कहे मतलब पका रहा है, गच्छति कहने मतलब जा रहा है, तो पचती कहने से पका रहा अर्थ आ रहा है, वो गच्छति कहने से नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो ती का अर्थ नहीं, यदि ती का होता तब वहां पर भी लब्ध हो जाता ना जी। ती का यदि अर्थ होता तब तो गच्छति में भी ती था, बोध हो जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब वो ती का अर्थ नहीं है, तो पचती में किसका अर्थ है, पच का अर्थ है, आ जाएगा ना जी। इसी तरह वहां पर जाने का अर्थ बोधित हो रहा है, गमन अर्थ बोधित हो रहा था, तो वो अर्थ यहाँ बोधित नहीं हो रहा है पचती में, इसका मतलब वो गम का अर्थ था, है ना। इस तरह से प्रकृति प्रत्यय का विभाग करके फिर उसमें क्या अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, है ना, तत्सत्वम ये अन्वय है, अन्वय सहचार, और तदभावे तदभाव है, ये क्या है, व्यतिरेक सहचार। दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, रहने पर क्या हुआ, एक करता है, वर्तमान काल, ये सब बोध हुआ। राम कह रहे हैं तो वहां ती है क्या, राम केवल कह रहे वहां ती है क्या, नहीं है, तो वहां ती नहीं था, इसलिए वो बोध भी नहीं हुआ। वर्तमान काल एक करता, ये सब बोध नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो देखिए तत्सत्व मतलब ती रहा तब वो अर्थ बोध हुआ, वर्तमान काल इत्यादि का, और जब ती नहीं था तो वर्तमान काल का बोध नहीं हुआ। तो अन्वय व्यतिरेक से क्या निकला, ती का अर्थ है वर्तमान काल। बात समझ में आई।
गच्छति था तो वहां पर गमन का अर्थ बोधित हुआ, उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार ये अर्थ बोधित हुआ। पचती था तो वहां पर उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार ये अर्थ बोध नहीं हुआ, वहां विकलित अनुकूल व्यापार अर्थ बोध हुआ, है ना। तो देखिए गम जहां पर था, है ना, वहां पर ये अर्थ बोधित हुआ क्या, उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार। गम जहां नहीं था वहां पर अर्थ बोधित नहीं हुआ। तो तत्सत्वे तत्सत्वम तदभावे तदभावे, मतलब गम के रहने पर ये अर्थ बोध हुआ, उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार का अर्थ बोध हुआ। गम के न रहने पर उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार का अर्थ बोध नहीं हुआ। तो तत्सत्वे तत्सत्वम तदभावे तदभावा, इस अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार के द्वारा क्या हुआ, अर्थों की परिकल्पना कर सकते कि नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं। तो वही की है, वही हमको नहीं करना है कुछ, वो सब कर दिए है ना, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा। देखिए पहले तो क्या कर दिए, अब पूरे ग्रंथ को समझ लो, बात समझ गए हो कि यदि केवल एक अखंड वाक्य स्फोटी माना जाए तब तो संकेत ग्रही उसका संभव नहीं होगा, और कथनचित कर भी ले थोड़े बहुत होगा तो वो लघु उपाय से संभव नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उस अखंड वाक्य स्फोट जो है उसमें हम पदों की परिकल्पना करके, उसमें पदों में भी प्रकृति प्रत्यय की भी परिकल्पना के द्वारा हम उसमें अन्वय व्यतिरेक के द्वारा प्रकृति प्रत्यय का अर्थ विभाग करते हैं। अर्थ भी है ना, प्रकृति का ये अर्थ है, प्रत्यय का ये अर्थ है। राम में राम का ये दशरथापत्य अर्थ है, सु का एकत्व अर्थ है, प्रातिपदिक अर्थ है। रामेण में राम का दशरथापत्य अर्थ है, और ता विभक्ति जो इन उसमें दिख रहा है उसका कर्ता अर्थ है। बाणेन में बाण का बाण अर्थ है, और टा का इन का अर्थ है करण अर्थ है। इस तरह से हम प्रकृति प्रत्यय के अर्थ की अर्थ का तत्तदर्थ की प्रकृति प्रत्यय के अर्थ का विभाग करते हैं। किसके द्वारा? तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तत्तदर्थ विभागम परिकल्पयन्ति स्म आचार्याः। परिकल्पयन्ति तो लट लकार में बनेगा, तो परिकल्पना कर रहे हैं ऐसा नहीं ना अर्थ है, अरे परिकल्पना किए हैं आचार्य लोग। तो स्म जब जोड़ देते हैं ना, तो स्म के योग में यद्यपि भूत में होना चाहिए था, है ना, चाहे आप नीट का करते चाहे किसी का भी, भूत में कोई लकार का प्रयोग करना चाहिए था आपको, लेकिन स्म के योग में लट लकार हो जाता है। भूत अर्थ में भी क्या हो जाता है, लट लकार में, लट है ना, कोई सूत्र है लट में सूत्र है, तो जब स्म का योग हो जाता है तो भूत अर्थ में भी लट लकार हो जाता है। जैसे वर्तमान सामीप्य में भी वर्तमान हो जाता है ना, प्रत्यय वर्तमानार्थक लट लकार, उसी प्रकार स्म के योग रहने पर भूतार्थ में भी लट लकार हो जाता है। यहाँ पर भी वही है, स्म का योग होने पर परिकल्पयन्ति स्म। जैसे अब रामः अस्ति ये तो नहीं ना कहेंगे, नहीं, रामः बभूव ये कहना तो ठीक है, लेकिन रामः अस्ति, लेकिन रामः अस्ति स्म कर दे, स्म का योग हो जाए तो अस्ति का ही होगा, फिर बभूव स्म नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई? स्म के योग में और लकारों को बात करके लट लकार हो जाता है। चलिए, तो ये कर दिया कुल मिला के, तो क्या हो गया कि अखंड वाक्य में पदों की परिकल्पना के करके और उसमें भी पदों में भी प्रकृति प्रत्यय का विभाग करके, तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, और ये अन्वय व्यतिरेक कल्पित है, ध्यान में रखना। देखिए अन्वय व्यतिरेक का व्याम में क्या विशेषण दिया, कल्पित है, ये कोई वास्तविक नहीं है, ये वास्तविक है ही नहीं। वास्तविक तो अखंड वाक्य ही है, यही वास्तविक है, यही मुख्य है, यही है जो कहिए वो प्राणभूत तत्व, ठीक है ना। ये सब कल्पित है, ये सब कल्पना की है, परिकल्पयन्ति कह रहा है ना, ये वस्तु वास्तविक नहीं है, कल्पना कर रहे हैं बस, केवल समझाने के लिए। इस लघु उपाय से शक्तिग्रह हो जाए, आपका जो व्यवहार है वो सब बन जाए, इसके लिए ये लघुभूत उपाय की परिकल्पना भगवान पाणिनि इत्यादि आचार्यों ने की है। बात समझ में आई? तो कल्पिताभ्याम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तत्तदर्थ विभागम परिकल्पयन्ति स्म आचार्याः। और एक बात कह रहे, शास्त्र मात्र विषयम, शास्त्र मात्र के लिए, शास्त्र मात्र की व्यवस्था के लिए है, ठीक है ना, बाकी कोई ये प्रयोजन इसका और कोई नहीं है। शास्त्र मात्र की व्यवस्था के लिए कि हमारा इस पद से ये अर्थ
बोधित हो जाए और शक्ति ग्रह करा दे कि ती लट वर्तमान लट, तो ये कल्पना ही की गई ना, वरना लट जैसा कुछ है ही नहीं वहां पर, है ना, ऐसा कुछ है ही नहीं वहां। भू सत्तायाम, तो भू जैसा कोई है ही नहीं वहां पर, अखंड वाक्य, उसमें कहाँ कोई भू कहाँ कोई ती, कुछ नहीं, अखंड वाक्य है। तो उसमें आचार्य ने कल्पना की कि यहाँ पर ये भवती पद है, उसमें भी भू अलग है, प्रकृति है, और ती प्रत्यय है, और वहां पर अन्वय व्यतिरेक के द्वारा उस भू का सत्ता अर्थ वहां पर आचार्य ने शास्त्र की व्यवस्था बनाने के लिए किया गया। बात समझ में आई? शास्त्र मात्र विषय परिकल्पयन्ति स्म आचार्याः। लग गई पंक्ति? तो ये हमारा ये पदस्फोट और वाक्य स्फोट की परिकल्पना में ये कारण है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जैसे ही आप वाक्य स्फोट की मुख्यता और उसी का अर्थबोध जनकत्व, उसी के द्वारा अर्थ की परिसमाप्ति बताएंगे, तो ये आशंका होनी स्वाभाविक है कि फिर तो पदस्फोट और वर्ण स्फोटों की क्या जरूरत है, तो उसके लिए उत्तर देना होगा। बात समझ में आई? चलिए, तो उसको पढ़ लीजिए तंत्र से एक बार, तो समझ में आ जाएगा। तत्र प्रतिवाक्यं संकेतग्रहासंभवाद् वाक्यान्वाक्यानस्य लघुपायेन शक्यत्वाच्च कल्पनानि प्रविभज्य। देखो तत्र का अन्वय यहाँ करो, ठीक है ना? वो तत्र जो शुरुआत में आया ना, उसका अन्वय यहाँ, तत्र कल्पनया पदानि प्रविभज्य, तत्र का अर्थ क्या करना है? वाक्य स्फोटे, अखंड वाक्य स्फोटे कल्पनया पदानि प्रविभज्य। तो तत्र को यहीं पर बोलिए, उसको छोड़िए, आप अन्वय करके बोलिए सही से। तो प्रतिवाक्य से चालू करिए वाक्य। प्रतिवाक्यं संकेतग्रहासंभवाद् वाक्यान्वाक्यानस्य लघुपायेन शक्यत्वाच्च तत्र वाक्यस्फोटे कल्पनया पदानि प्रविभज्य पदे प्रकृति प्रत्यय भागान् प्रविभज्य कल्पिताभ्याम अन्वय व्यतिरेकाभ्यां तत्तद अर्थ विभागम शास्त्र मात्र विषयं परिकल्पयन्ति आचार्याः। आचार्याः पाणिन्यादयो पाणिन्यादय आचार्याः परिकल्पयन्ति स्म, उन्होंने परिकल्पना की है। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। हाँ चलिए। हाँ विरल जी। हाँ जी, इसमें वाक्यान्वाक्यानस्य है, वो कुछ समझ में थोड़ा सा नहीं आया। वाक्य का अनवाख्यान मतलब क्या? व्याख्यान। अनवाख्यान मतलब क्या? जैसे आप इस चीज का अनवाख्यान करिए, मतलब क्या? व्याख्यान करिए, लिखने की उनकी शैली है। व्याख्यान मतलब वाक्य का अर्थबोध। ठीक है। लघुपाई से संभव होगा क्या? नहीं होगा। वाक्य का ये वाक्य इस अर्थ को बताता है, इस तरह का वाक्य का जो अनवाख्यान है, व्यवस्था है ना, व्यवस्था भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं। उस वाक्य का जो ये व्यवस्था है, ये बन पाएगी क्या? ये वाक्य इसको कहे लघु उपाय से नहीं बन पाएगी, वरना आप किंचित वाक्यों का तो बता ही सकते हैं कि राम ग्रामम गच्छति का ये मतलब है, लेकिन कितने बताएंगे? अनंत वाक्य होंगे, है ना। तो अनंत लघु उपाय से संभव नहीं ना होगा, नहीं होगा। ये तो क्या, आप जब पद की कल्पना और उसमें प्रकृति प्रत्यय की कल्पना कर दिए, एक बार गम का अर्थ बता दिया, तो गम के जितने चाहे जो लकारों में करो, चाहे जो वाक्य में आएगा गम, तो आप समझ जाएंगे उत्तर देश संयोग अनुकूल व्यापार, समझ जाएंगे ना। एक बार समर्थ का अलग से कर दिया तो अब समर्थ का सब जगह हो जाएगा, वरना समर्थ गच्छति होगा तो उसमें समर्थ का कराइए, फिर समर्थ पचती तो उसमें कराइए, तो अनंत हो जाते हैं। ये सब गौरवभूत होता है, इसलिए ये सब लघुभूत उपाय ये नहीं संभव थे यदि केवल अखंड वाक्य स्फोट को माने तो। इसलिए हमने क्या कर दिया कि उस अखंड वाक्य पद की परिकल्पना और उस पद में भी प्रकृति प्रत्यय की परिकल्पना करके, विभाग करके, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा उन पदों का और प्रकृतियों का अर्थ की परिकल्पना की। आचार्यों ने की, हमने नहीं की। परिकल्पयन्ति स्म आचार्याः, ठीक है ना, की है। और शास्त्र मात्र विषय मतलब शास्त्र की व्यवस्था के लिए, शास्त्र मात्र की व्यवस्था करने के लिए। बात समझ में आई? जी जरूर। लग गया जी? चला जाए जी चलिए पढ़ो। शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहको वर्णस्फोटः
हाँ चलो वो सब अभी ये देखो बीच बीच में ये जो लिख दिए है ना लोग, ये अपने मन से भी लिखते हैं तो वो गड़बड़ कर देता है। वो ठीक ही लिखे है, कोई गलत नहीं लिखे है, लेकिन उससे थोड़ा विषय क्या चल रहा था हमारा ये निकल जाता। वो ग्रंथ केवल मूल मूल ऐसे चलेंगे ना तो वो पूरा क्योंकि पूरा ग्रंथ एक से साथ एक जुड़ा हुआ है। अब बीच में ऐसे टॉपिक डाल देते तो हमको लगता है कि अलग विषय हो गया। वो उसी के साथ जुड़ा हुआ है, उसी में बात बताने की। चलिए आगे चलिए, क्या कह रहे हैं। अर्थवाचकः इति तदर्थः। क्या तत्र अच्छा तत्र अच्छा पंक्ति बोले थे क्या, मुझे लगा वो ऊपर वाला कुछ हेडिंग बोल दिए। चलिए ठीक है, तत्र शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहको वर्णस्फोटः, ठीक है, ये तो ग्रंथ की पंक्ति है, ठीक है ना। मुझे लगा ऊपर क्योंकि बहुत जो ग्रंथ छपे हुए हैं ना उसमें ऐसा कर दिया है तो उससे लोगों को पढ़ने में उलझन हो जाती है ना। चलिए तो तत्र शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहको वर्णस्फोट, तो देखिए पदस्फोट मानना पड़ेगा, वर्णस्फोट ये सब कर दिया ना, इसकी उपयोगिता बता दी आपको जी। अब ये वर्णस्फोट जो आपने कहा तो वर्णस्फोट से क्या लग रहा है, देखिए हम लोग वाक्य स्फोट मतलब वाक्य रूप की स्फोट है, वाक्यम चासो स्फोट कर दिए। पदस्फोट मतलब ये सुप्तिंगंत पद जो होते हैं वो पद रूप स्फोट हुआ, उसको पदस्फोट। वर्णस्फोट से क्या लगता है, वर्ण ही स्फोट ऐसा लगता है ना जी, लेकिन उस वो तात्पर्य ना, वर्ण स्फोट में गलत हो जाएगा। यदि वर्ण स्फोट का आप यदि वर्ण ही स्फोट है तो वो करेंगे तो गलत हो जाए। वर्ण से तात्पर्य है प्रकृति प्रत्यय। क्या तात्पर्य है, प्रकृति प्रत्यय। हाँ ये वर्ण मतलब एक वर्ण से तात्पर्य नहीं। अब कहीं पर प्रकृति या तो प्रत्यय एक वर्ण वाला ही रहा, जैसे अच प्रत्यय करेंगे तो उसका अ ही बचता है तो वो बात अलग है, वो तो दईवाद आ गया तो वो वर्ण स्फोट भी, वो नाम भी उसमें घुस गया वर्ण स्फोट के रूप में। लेकिन कहीं अनेक वाला मान लीजिए ल्यूट है, ल्यूट का यू बचता है तो यू रहेगा तो वो भी वर्ण स्फोट है, वो भी वर्ण स्फोट है। तो यहाँ वर्ण स्फोट से वर्णों में तात्पर्य नहीं है, एक एक अक्षर में तात्पर्य नहीं है। वर्ण से क्या है वो आप समझ के रखिएगा, मैं बता दूं क्या है वो, प्रकृति प्रत्यय रूप स्फोट, ये उसका तात्पर्य, ठीक है ना। चलिए अब क्या लिख रहे हैं, तो ये जो वर्ण स्फोट की परिकल्पना की गई है मतलब किसकी, शास्त्र प्रक्रिया। अरे नहीं वो सब पंक्ति मत बोलिए ना, जैसे मैंने जो समझाया वो बात बोलिए यार। वर्ण स्फोट मतलब क्या कहा, वर्ण स्फोट से क्या समझना है, अक्षर को नहीं समझना है। हाँ तो ये वर्ण स्फोट जो है मतलब प्रकृति प्रत्यय रूप जो ये वर्ण स्फोट है वो किस लिए है, तो उसके लिए लिख रहे हैं तत्र, मतलब उन स्फोटों में पद स्फोट और वाक्य स्फोट वर्ण स्फोट में जो वर्ण स्फोट है वो वर्ण स्फोट किस लिए है, तो उसके लिए लिख दिया। क्या लिख दिया, प्रकृति प्रत्ययात तत्तदर्थवाचकः। यार क्या कर देते हैं भाई, अभी वहां गए ही नहीं है, अभी चल रहा है बाल कांड और आप उधर युद्ध कांड खत्म कर देंगे हैं, कहाँ जाने। मैं क्या आपको जो बात बता रहा हूँ उतने में चलिए ना, क्यों आगे जा रहे हैं, अभी पहली पंक्ति तो लगी नहीं है हम लोगों को, तो आगे जाने का क्या मतलब। वर्ण स्फोट देखिए मैं जो बात, वर्ण स्फोट मतलब क्या, प्रकृति प्रत्यय स्फोट समझना है, वर्ण से अक्षर नहीं समझना, मन बस इतना ही बताया मैंने, इतना समझ में आ गया। हाँ जी आ गया। अब ये वर्ण स्फोट क्यों है, किस लिए है, तो उसके लिए लिख रहे हैं, तो पहली पंक्ति पढ़ो तब समझ में आएगा ना, बाकी की कथा करेंगे तो कैसे होगा। क्या लिख रहे हैं, शास्त्र प्रक्रिया निर्वाह को ये लिख रहे हैं कि वो जो वर्ण स्फोट है वो क्या है कैसा है, तो शास्त्र प्रक्रिया का निर्वाहक है। क्या है, शास्त्र प्रक्रिया का निर्वाहक है, निर्वाहक है, ठीक है ना। शास्त्र प्रक्रिया हमारी अष्टाध्यायी की जो प्रक्रिया है वो बिना इस वर्ण स्फोट के प्रकृति प्रत्यय के बिना चलेगी क्या, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये वर्ण स्फोट का जो हम परिकल्पना करते वो शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहक, ये मतलब वर्ण स्फोट जो है वो क्या है, शास्त्र प्रक्रिया का निर्वहन करता है ना। कि भाई देखिए शास्त्र प्रक्रिया क्या, जैसे आप धातु से ये आते हैं तिप तस्जी वगैरह प्रत्यय आते हैं, तो प्रकृति प्रत्यय रूप ये जो वर्ण स्फोट जब तक नहीं होगा तब तक आप ये तिप लाएंगे धातु से, ये सब हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये वर्ण स्फोट है, वर्ण स्फोट मतलब प्रकृति प्रत्ययात्मक जो वर्ण स्फोट है, ठीक है ना। वो अक्षरात्मक वर्ण स्फोट मत कहेगा, प्रकृति प्रत्ययात्मक जो वर्ण स्फोट है वो किसके लिए है, तो शास्त्र प्रक्रिया निर्वहन के लिए, तो शास्त्र प्रक्रिया का निर्वाह उसके द्वारा होता है। बात समझ आई, तो शास्त्र प्रक्रिया निर्वाह को वर्ण स्फोट, हाँ
क्या मतलब है? तो आगे लिख रहे, देखिए, प्रकृति प्रत्ययाः तत्तदर्थवाचका एव इति तदर्थः। वर्णस्फोट का क्या अर्थ है? तो प्रकृति प्रत्ययाः तत्तदर्थवाचकाः, यही वर्ण स्फोट का मतलब है। बात समझ आए? ये वर्ण स्फोट से आप अक्षर स्फोट मत लीजिएगा, अक्षर रूप स्फोट मत लीजिए। जैसे आप वाक्य स्फोट और पद स्फोट में समझे कि वाक्यम चातो स्फोट मतलब वाक्य ही स्फोट है, और पद स्फोट मतलब पद ही स्फोट है। सुप्तिंग सुबंत या तिबंत जो पद है वही स्फोट है, समझे? ऐसा वर्णों में मत समझ लेना, अक्षर रूप स्फोट है ये मत समझ लेना, प्रकृति प्रत्ययात्मक स्फोट है, ठीक है ना? ये उसका मतलब है। प्रकृति प्रत्ययाः तत्तदर्थवाचकाः, भू जैसे प्रकृति है, ती जैसे प्रत्यय है, वो तत्तदर्थ के वाचक है ना? सत्ता अर्थ के, चाहे वर्तमान आदि अर्थ के वाचक है, यही उसका अर्थ है, ठीक है ना? वर्ण स्फोट से ये समझना, अक्षरात्मक स्फोट को मत समझ लेना, यही वो कह रहे। बात समझ में आई? चलिए पढ़ो, अब पढ़िए तत्र से। हाँ, तत्र शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहको वर्णस्फोटः प्रकृति प्रत्यय तदर्थवाचकाः इति तदर्थः। इति तदर्थः, ठीक है ना? वर्णस्फोट का क्या मतलब है? ये प्रकृति प्रत्यय तत्तदर्थ के वाचक है, ठीक है ना? चलिए, और दूसरा ये अरे शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहक है, मतलब शास्त्र की क्या प्रक्रिया कि वर्तमान में लट होता है, भूसत्ता अर्थ में है ना? यही है ना शास्त्र प्रक्रिया, यही शास्त्र प्रक्रिया है। सब जो आता है तो वो सब कर्ता अर्थ में आता है ना? तो यही सब शास्त्र प्रक्रिया। तो ये शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहक वर्ण स्फोट है, इसका क्या मतलब है? तो प्रकृति प्रत्यय तत्तदर्थ के वाचक है ना? यही बात उसके द्वारा बताई जा रही। तो शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहको वर्ण स्फोट कह दिया ना, वर्ण स्फोट के द्वारा शास्त्र प्रक्रिया का निर्वहन होता है, मतलब प्रकृति इस अर्थ को कहेगी, प्रत्यय इस अर्थ को कहेगा, ये जो व्यवस्था है वही उसका शास्त्र प्रक्रिया का निर्वहन का यही तात्पर्य है। बात समझ में आई? चलिए, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही, मेरी सही से आ रही है ना आपकी? हाँ जी आ रही है, अब आ रही है मेरी? हाँ अब ठीक आई। चलिए, ऐसा कैसे हो जाता बीच बीच में? नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए फिर आगे बोलिए। उपसर्ग निपात धात्वादि विभागोपि काल्पनिकः। हाँ, ये जो उपसर्ग का, ये जैसे राम विहरति, तो विहरति में हम कहते हैं ना ये भी उपसर्ग है, ऋण धातु है, तो ये उपसर्ग निपात धातु, इन सब का जो हम विभाग करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सब काल्पनिक है, ये कोई वास्तविक पदार्थ नहीं है। वास्तविक तो मुख्य तो वाक्य स्फोट ही है, वही चरम है ना? लेकिन ये सब क्या है आपका? ये सब काल्पनिक है ना? जो उपसर्ग निपात धातु प्रातिपदिक प्रत्यय ये सब जो विभाग किया गया है वो सब भगवान पाणिनि के द्वारा किया गया, वो सब काल्पनिक है। ठीक, चलिए पढ़िए पढ़िए। स्थानीनः लादयः, देखिए लट के स्थान में हम तिप्तजी के द्वारा तिप्तजी इत्यादि इत्यादि आदेश करते हैं ना, तो स्थानी के स्थानीनः लादयः आदेशाः तिबादयः, ये सब कल्पिता है। स्थानी लादी, ये तिप्तजी का स्थानी ल है, वो ल के स्थान में तिप्तजी आदेश होते हैं, ये सब परिकल्पित है। सु और जस ये सब प्रत्यय है, ये सब परिकल्पित है। टा के स्थान में इन आदेश होता है, ये परिकल्पित है ना? दस के स्थान में आद आदेश चाहे से आदेश होता है, ये सब परिकल्पित है। तो स्थानीनः आदि स्थानीनः लादयः, स्थानी करके सब लादी ले लिए, और आदेशाः तिबादयः, ये सब कल्पिता एव। ये आचार्य पाणिनि जी ने या तो आचार्यों ने परिकल्पना ही की है, ये सब कल्पित ही है, मुख्य वाक्य स्फोट ही है। चलिए वही बता रहे हैं। आदेशानां तु तत्र ऋषिभिः स्थानीनां कल्पिताः अर्थाः कंठरवेणैव उक्ताः। तत्र ऋषिभिः स्थानीनां कल्पिता अर्थाः कंठरवेण उक्ताः। देखिए ऋषि ने मतलब भगवान पाणिनि आदि जो ऋषि हुए, उन ऋषियों ने क्या किया है, वो स्थानी के जो कल्पित अर्थ थे, जैसे लट स्थानी है ना, तिबादी आदेश है, तो स्थानी कौन है? लट है। तो उस लट का क्या अर्थ था है? कौन अर्थ में लट आता है? वर्तमान।
वर्तमान अर्थ में आता है। तो स्थानीय का अर्थ तो अपने कंठ से कह दिया है कि नहीं कह दिया है? हाँ, कह दिया। आचार्य मुनि ने, आचार्य ऋषि है, ऋषि ने पाणी भगवान पाणिनि आदि जो ऋषि हुए उन्होंने कह दिया है, ऋषि भी स्थानी नाम कल्पिता अर्थाः कंठरवेण उक्ता। अपने कंठ से साक्षात वो कह दिए कि लट का ये अर्थ होता है, ये अर्थ होता है, ठीक है ना। ये तो सब स्थानीय के अर्थ तो जो वो भी कल्पित अर्थ ही है, इसलिए कल्पिता अर्थ लिख रहे हैं, लेकिन वो कल्पित अर्थ भी कंठरवेण उक्ता, कंठरवेण ही वो उक्ता अपने स्वयं ने ही कह दिए है, आदेश होके नहीं कहे। लेकिन टिप का क्या अर्थ है, वो स्वयं कहे है क्या? नहीं कहा है। बस लट के स्थान में टिप आदेश हो जाता है, बस इतना पर कहा है। लेकिन टिप का क्या अर्थ होता है, नहीं ना कहा है? नहीं कहा है। नहीं कहा है। तो उन आदेशानाम तो अर्थ का क्या होगा, तो उसके लिए बता रहे आदेशानाम तो आदेशानां तु स्थान्यर्था विधान समर्थस्यैवादेशता इति भाष्यतेऽर्थाः। भाष्यतीर्थाः कहाँ का पुस्तक? भाष्यात्यर्थाः। भाष्यात्यर्थाः न्यायात्यर्थाः। न्यायात होना चाहिए पाठ, गलत छपा है क्या? इसमें भाष्यात ऐसे करके डबल स दिए है, भाष्यात्यर्थाः। भाष्यात्यर्थाः लिखिए है, न्यायात लिख दीजिए, वो काट दीजिए, भाष्यात नहीं। भाष्य में भी कहाँ कहा है, भाष्य से थोड़ी निकाल, भाष्य में कहा क्या टिप का अर्थ चलिए न्यायात कर दीजिए भाष्यात की जगह, बाकी वो दो तो रखना ही होगा, तीर्थाः ये अर्थाः। चलिए आदेशानां च स्थान्यर्था विधान समर्थस्यैव आदेशता। देखो आदेश कौन होता है, किसी के स्थान में कोई आदेश, लोक में भी देखिए आप, लौकिक में ही देखिए, कोई बड़ी आपकी कंपनी है, चाहे कोई बड़ा कोई कार्य है, ठीक, उसमें कोई आदमी काम कर रहा है, उसकी जगह आप यदि कोई मान लीजिए वो उम्र बूढ़ा सा हो गया, जो भी हो गया, तो असमर्थ हो गया काम करने में, चाहे जो भी हुआ हो, उसकी जगह आप कोई दूसरे को लाएंगे तो उस काम को करने में समर्थ होगा, उसी को लाएंगे ना, कि मतलब अंडे बंडे को ले आएंगे। जैसे आपने किसी को आपने काम दिया है कि भाई तुमको कंप्यूटर के बैठ के तुमको पूरा इस संस्था का तुमको हिसाब देखना है ना, उसके लिए कोई आदमी काम कर रहा था, अब उसका मान लीजिए कुछ कार्यवशात उसकी जगह पर दूसरे किसी को बुलाना पड़ा, तो उस दूसरे को बुलाएंगे तो गाय चराने वाले को बुला के ले आएंगे क्या? नहीं लाएंगे ना। उस काम को करने में जो समर्थ होगा उसी को लाएंगे ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये जो आदेश जो होते हैं ना इस स्थानीय के स्थान में, तो आदेश वही होते हैं जो उस स्थानीय का जो अर्थ है उसको बताने में वो समर्थ हो, वही आदेश होते हैं, ठीक है ना। स्थानीय के अर्थ को अभिधान मतलब बताने में जो समर्थ हो वही आदेश होता है, ठीक है ना। स्थानीय के अर्थ को बताने में जो समर्थ होता है वही आदेश होता है, यही होता है। लोक में भी यही होता है, आप लोक में भी देख लीजिए ना, किसी के स्थान में किसी दूसरे आदमी को लाएंगे तो उस काम करने में समर्थ होगा उसी को लाएंगे ना। उसी तरह आप लट के स्थान में तिबादी आदेश होंगे, लेकिन लट का जो अर्थ था उसका वर्तमान आदि जो अर्थ था उसको कहने में जो समर्थ होगा तिबादी उसी का आदेश होगा ना। लट के स्थान में सु आदेश हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सु उस अर्थ को वर्तमान अर्थ को कहने में समर्थ नहीं है, उसका सामर्थ्य नहीं है उस अर्थ का अभिधान करने में। स्थानीय के लट के अर्थ का अभिधान करने में उसका सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आप ठीक स्थान में सु नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो स्थान्यर्था विधान समर्थस्यैव आदेशता है ना। आदेश तो किस आदेश कौन होता है? तो जो स्थानीय के अर्थ को कहने में समर्थ हो वही आदेश होता है। तो स्थान्यर्था विधान समर्थस्यैव आदेशता इति न्यायात्, इस न्याय से तीर्थाः, ठीक है ना, ते वर्तमानादि अर्थाः केसा में वर्तमानादि अर्थाः स्थानीय नाम, अरे स्थानीय नाम तो कंठरवेण उक्ता,
आदेशानां ते अर्थाः वर्तमानादयः अर्थाः आदेशानां। कैसे भाई? उसके तो भगवान पाणिनि ने कहे नहीं है, वो तो लट का वर्तमान आदि अर्थ कंठरव से कहे थे, अपने मुख से कहे थे साक्षात। इनका तो कहे नहीं थे, वो तिबाती का तो वर्तमान अर्थ होता नहीं कहे थे। तो स्थानीय अर्था विधान समर्थस्यैव आदेशता इति न्यायेन, पंचमी है तो न्याय न भी कह दीजिए, तृतीय भी कर दीजिए, कोई इस न्याय से स्थान, किस न्याय से? स्थानीय के अर्थ को कहने में समर्थ जो होगा वही आदेश होता है ना। लोक में भी यही होता है, लोक न्याय से भी आप समझ सकते हो। तो उसी से जो स्थानीय का जो अर्थ वर्तमानादि अर्थ था, ते अर्थाः वर्तमानादयः अर्थाः आदेशानां परिकल्प्यते, अस्माभिः परिकल्प्यते। तो आदेशों का वही अर्थ परिकल्पना की जाती है। बात समझ में आई? जी आ गए। हाँ, स्थानीय के अर्थ तो साक्षात कहे, लेकिन आदेशों के अर्थ का अभी आदेशों का वही अर्थ होता है। तो कैसे भाई वर्तमान आदि अर्थ कैसे हो? तो क्योंकि स्थानीय के अर्थ को जो कहने में समर्थ होता है वही स्थान में आदेश होता है, अन्य आदेश नहीं होता है। आप लट के स्थान में सु आदेश नहीं कर सकते। बात समझ में आई? चलिए, तो यही हो गया। तो आदेशानाम ये अर्थाः, यहाँ आदेशानाम का अन्वय इधर करिए, ठीक है ना। नागेश की शैली है थोड़ा लिखने की, उसका अन्वय जब लगाते चलेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। चलिए जी। एवं च स्थानीनां वाचकत्वम आदेशानां वा इति विचारो निष्फल एव। हाँ, तो अब ये सब कल्पना, अब ये विचार करने की क्या जरूरत है कि ये वर्तमान अर्थ लट का है कि टिप का है? ये सब विचार करने की जरूरत है क्या? नहीं है। अरे सब कल्पित ही है, तो क्या है इसमें फिर, है ना। और देखिए सीधी बात, स्थानीय का अर्थ साक्षात पाणिनि जी ने कह दिया है। आदेश का क्या अर्थ होता है? तो वो जो आदेश का उस अर्थ को कहने में जो समर्थ होगा वही उसके स्थान में आदेश होता है। तो क्या इसमें बवाल मचाने की जरूरत है? ये आदेश, ये लट का अर्थ है, पाणिनि जी तो लट का अर्थ है, टिप का क्या? अरे यही सब है, वही अर्थ को जो बताएगा वही तो वो उसके स्थान में आदेश होगा। लट के स्थान में सुख क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि वो उस अर्थ को कहने में समर्थ नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए सीधे क्या आ रहा है? तो अब इसमें मतलब अर्थ सीधे साक्षात दोनों का लब्ध हो जा रहा है, ठीक है ना। चाहे उसके स्थान में हो रहा है तो ऐसे करिए, चाहे साक्षात कह दिए उसके साक्षात कहा इसलिए स्थानीय का अर्थ कह दीजिए। तो अब ये सब विचार करने का कोई मतलब रहा? स्थानीय का अर्थ है कि आदेश का अर्थ है, ये सब निष्फल है। स्थानीय नाम एवं च स्थानीय नाम वाचकत्व, वाचकत्व का कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा अर्थ की ओर ले गया। वाचक, स्थानीय वाचक, लट वाचक है, वर्तमान अर्थ को वाचन कर मतलब वाचक, वर्तमान अर्थ का वाचक लट है कि टिप है, इस तरह का विचार करना कोई निष्फल है कि नहीं है? जी निष्फल है ना भाई? निष्फल है। हाँ, कोई जरूरत नहीं है उसकी कोई, क्योंकि सब कल्पित है भाई। कल्पित वाचकता जो है वो तो आप दोनों में कल्पना कर सकते हैं ना। अब कल्पना ही करनी है ना, वरना है तो मुख्य अखंड वाक्य स्फोट, आपको कल्पना ही करनी है कि लट लकार अर्थ वर्तमान अर्थ जो है वो चाहे स्थानीय का है चाहे आदेश का है, तो परिकल्पना तो आप दोनों की कर सकते हैं ना। इसमें झगड़ने की क्या जरूरत है कि नहीं वाचक तो यही होगा, स्थानीय होगा, चाहे वाचक तो आदेश ही होगा, ये सब झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये विचार निष्फल ही है, क्योंकि वाचकत्व की कल्पना दोनों में कर सकते हैं, स्थानीय में भी कर सकते हैं, तो स्थानीय का वाचकत्व चाहे आदेश का वाचकत्व ये सब करना, विचार करना निष्फल है। क्योंकि वो कल्पित वाचकता ही आपको ले जानी है। वस्तुतः वाचकता तो कहाँ है? वास्तविक वाचकता किस में? अखंड वाक्य में ही है ना। लोक में तो वाचक कौन होता है? वाक्य ही होता है ना, अर्थ का बोधक वाक्य ही होता है। आपको केवल कल्पित वाचकता ले जानी है, तो वो दोनों में ले जाए ना, स्थानीय में भी ले जाए, आदेश में भी ले जाइए। स्थानीय में इस तरह से ले जाइए कि भगवान पाणिनि जी ने कहा ही है वर्तमान में लट, तो इसलिए उसमें वाचकता है। आदेश में कैसे है? तो उस न्याय से ले जाइए, लौकिक न्याय से ले जाइए कि जो उसको कहने में समर्थ होगा वही तो आदेश होगा। इस तरह करके आदेश में भी तो कल्पित वाचकता तो दोनों में रह सकती है, दोनों में मतलब स्थानीय में और आदेश में भी, दोनों में भी रह सकती है। लेकिन मुख्य वाचकता तो कहाँ है? वस्तुतः वाक्य स्फोट है, अखंड वाक्य है। क्योंकि लोक क्यों वाक्य में ही है? क्योंकि लोक में उसी से अर्थ का बोध होता है, वाक्य से ही लोक अर्थ का बोध होता है। तो वही तो लिख रहे, पढ़ लो जी। कल्पित वाचकत्वस्य उभयत्र सत्वात्, मुख्यं वाचकत्व
स्थानीनां वाचकत्वे वा आदेशानां वाचकत्वे? स्थानीय आदेशे उभयत्र, सप्तमी बोलनी है ना भाई, कल्पित वाचकत्वस्य उभयत्र, मतलब स्थानीय अपि वर्तते और आदेशे च वर्तते, आदेशेपि वर्तते। तो चलिए, स्थानीय आदेशे च सत्वात् मुख्यं वाचकत्वं तु कल्पनया बोधित समुदाय रूपे पदे वाक्ये वा लोकानां तत एवार्थ बोधात्। आ गया। मुख्य वाचकत्व तो कहाँ है? कल्पनया बोधित समुदाय रूपे पदे, है ना, पद में, अथवा तो वाक्य। देखिए यहाँ वाक्य में ही वस्तुतः ले जाना है, क्योंकि पद भी परिकल्पित है ना। पद कौन सा, पद स्फोट कौन सा वास्तविक है? तो वो भी इसीलिए देखिए, कल्पनया बोधित समुदाय रूपे पदे, तो उसमें कल्पनया का इसी में होगा। वाक्य थोड़ी परिकल्पित, वो तो है ही, वस्तुतः है, उसकी तो वास्तविक सत्ता है। तो चलिए, तो कल्पित कल्पनया बोधित समुदाय रूपे पदे वाक्य वा क्या मुख्यम वाचकत्वम, तो मुख्य वाचकत्व तो वाक्य में ही है, ठीक है ना। क्यों? तो लोका नाम तत एव अर्थबोधात्, तत एव अर्थबोधात्, तस्माद् एव अर्थबोधात्, तस्माद् वाक्यादेव अर्थबोधात्, वाक्य स्फोटादेव अर्थबोधात्। मुख्य वाचकत्व तो वाक्य में ही है, क्योंकि लोक में वाक्य स्फोट से ही अर्थ का बोध होता है। चलिए आ गया। इस तरह से निष्कर्ष हमारा निकला कि मुख्य जो है वो वाक्य स्फोट है, और उसी से अर्थ का लोक में बोध होता है, उसी के द्वारा निराकांक्ष बोध होता है। उसमें जो पदों की और वर्ण स्फोट की, पद स्फोट की जो कल्पना की गई है, वो केवल किस लिए कि शास्त्र की व्यवस्था बन पाए, और लघु उपाय से क्या बन पाए, शक्ति ग्रह इत्यादि इत्यादि सब व्यवहार बन पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने ये पद स्फोट की और वर्ण स्फोटों की कल्पना की है। निकल गया इतनी बात जी? चलिए रखा जाए जी। हाँ चलिए आगे क्या है इसके? उपेय प्रतिपत्त्यर्था उपाय अव्यवस्थितः। कोई बात नहीं, लंबा जाएगा वो फिर उसको बताने में, ठीक है ना, और छोड़ दिया जाए, समय हो गया। चलिए रखा जाए जी। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सर श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादि शस्त्रिलोकी पतिः संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजा पदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। चलिए।